फ्रेंड्स, कभी कभार कुछ लोगों को अभी भी इंग्लिश वाली ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा था। इसलिए मैंने ऑटो डबिंग वाला ऑप्शन ही बंद कर दिया है। आगे से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आज का दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 52। उनकी चोटें ऐसी थी जैसे शरीर का कोई हिस्सा भी सही सलामत न बचा हो। इतनी बुरी चोटें किसी मार्शल आर्ट के मास्टर को भी बर्बाद कर सकती थी। ऊपर से इतने दिनों तक इलाज न होने की वजह से कोई भी डॉक्टर हाथ खड़े कर देता। लेकिन आरब के लिए यह मामला अलग था। परेशानी, कठिन और असंभव, ये तीन अलग अलग बातें हैं। आरब के लिए खूल दल के इन ऊंचे दर्जे के सदस्यों की चोटें सिर्फ परेशानी वाली थी, कठिन या असंभव बिल्कुल नहीं थी। आरब ने इन्हें वापस लाने के बाद तुरंत जीवन रक्षक दवाइयां बनानी शुरू कर दी। रास्ते में उन्होंने पहाड़ी लुटेरों से सामान लिया या छीना था, जिसकी वजह से उनके पास काफी सामग्री इकट्ठी हो गई थी। इसी वजह से वे इतनी सारी दवाइयां बनाने में सफल हो सके, वरना 10 लोगों की जरूरत पूरी करना बहुत मुश्किल होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरब ने जो परेशानी बताई थी वो छोटी नहीं थी। उन्होंने अपनी लगभग आधी सामग्री इन दवाओं पर खर्च कर दी। ये दवाइयां बहुत दुर्लभ और कीमती थी। फिर भी आरब ने बिना किसी हिचकिचाहट के खूल दल के उच्च सदस्यों को दे दी। दवाइयां लेने के 2 घंटे बाद जब बुजुर्गों ने आरब की बनाई दवाइयां ली तो उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। वे साफ साफ देख सकते थे कि उनकी चोटें तेजी से ठीक हो रही हैं। इससे उनकी आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो अकल्पनीय है। मेरी चोटें बहुत तेजी से ठीक हो रही हैं। मैं अपाहिज नहीं हुआ। अपनी इस हालत में भी मैं आखिरी सांस तक अग्नि तत्व जानवरों से लड़ूंगा और पीछे नहीं हटूंगा। बुजुर्गों ने गहरी नफरत के साथ दांत पीसे। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अग्नि तत्व जानवरों से लड़ने का मौका मिलेगा। ये भगवान की मेहरबानी नहीं, आरब की करतूत है। बिल्कुल सही, सब आरब की बदौलत है। बुजुर्गों और मुबासा ने कृतज्ञता भरी नजरों से आरब की ओर देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि सब कुछ आरब की वजह से ही हुआ है। अगर आरब न होते तो वे बच तो जाते, लेकिन अपाहिज जरूर हो जाते। और अब आरब की दी हुई दवाओं ने इन पूर्व अपाहिजों को फिर से लड़ने लायक बना दिया था। आरब, इसके लिए मैं तुम्हारा सच में बहुत आभारी हूं। मुबासा के चेहरे पर कृतज्ञता साफ दिख रही थी। आरब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सेक्ट लीडर, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं भी फूल दल का सदस्य हूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे आने वाले दिनों में आप सभी को अच्छे से आराम करना चाहिए। कृपया खूल दल से बाहर न निकले। कुछ ही दिनों में एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। ये सुनकर कई बुजुर्गों और मुबासा की आंखें गंभीर हो गई। इतने लंबे समय तक जीने के बाद वे आरब के शब्दों का मतलब अच्छी तरह समझ गए थे। सभी एकमत होकर सहमत हो गए। आरब उठे और बोले, तो फिर मैं बुजुर्गों और सेक्ट लीडर के आराम में खलल नहीं डालता। मैं जाता हूँ। ये कहकर आरब वहां से चले गए और सीधे अपने फेटियान शिखर पर वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने मछली जनजाति को बुलाया। युवा मास्टर। आरब ने मछली जनजाति की महिलाओं को देखा और कहा, तुम सभी अग्नि तत्व जानवरों के बारे में जानती हो। कुछ ही दिनों में ये अग्नि तत्व जानवर शायद फिर से खूल दल को परेशान करने आ सकते हैं। अब जबकि उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य को अग्नि तत्व जानवरों ने घेर रखा है, जब तक मैं जीवित हूँ वे चैन से नहीं बैठेंगे। युवा मास्टर, आपका मतलब? लूना ने पूछा। बुजुर्ग लूना, तुम्हारे नेतृत्व में खूल दल के पूरे इलाके में शक्तिशाली चेतना जाल बिछा दो। स्पिरिट स्टोन की जरूरत पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा रेनबो दल के अंदर अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रतिबंध लगा दो। आरब ने एक सांस में आदेश दिया। बाहर चेतना जाल और अंदर प्रतिबंध। जब वे अग्नि तत्व जानवर आएंगे तो मैं उन्हें पछतावा करवाकर छोड़ूंगा। सबसे मुश्किल काम स्पिरिट स्टोन का था, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी मौजूदा संपत्ति और खूल दल के स्पिरिट स्टोन से ये जाल और प्रतिबंध बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। जी युवा मास्टर। लूना और रेनबो सहमत होकर तैयारी करने चली गई। वैसे अब तुम सबको खूल दल के अंदर छुपने की जरूरत नहीं है। खूल दल के लोग पहले से जानते हैं कि मैं कई दानवीय जानवर लाया हूँ। आरब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। खूल दल के लोग उनके दानवीय जानवर अधीनस्थों के बारे में जानते थे, इसलिए अब मछली जनजाति को खुद को छुपाने की जरूरत नहीं थी। साथ ही उनकी मौजूदा ताकत को देखते हुए छुपने की कोई जरूरत भी नहीं थी। जब मछली जनजाति के सदस्यों ने ये सुना तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वे पहले अपनी पहचान उजागर होने से डरते थे और इंसानों के सामने कम ही आते थे। अब आरब ने इजाजत दे दी तो वे बहुत खुश हुए। सभी उत्साह के साथ अपने काम में जुट गई।
आरब मुस्कुराए। मछली जनजाति बुद्धिमान तो दिखती थी, लेकिन असल में सबसे भोली और विश्वासी थी। वे आसानी से दूसरों पर भरोसा कर लेती थी, वरना वे इतनी आसानी से इंसानों पर भरोसा न करती और साजिश का शिकार न होती। लेकिन अब उनकी सुरक्षा आरब के साथ थी, इसलिए वह उन्हें किसी भी तरह के उत्पीड़न से नहीं गुजरने देंगे। काम बांट दिए जाने के बाद आरब के मन में एक योजना बन गई। बड़े चेतना जाल और प्रतिबंध, अंदर और बाहर दोनों जगह। योजना पहले से ही परफेक्ट है। अगला कदम बुजुर्ग कनिका पर निर्भर है। देखते हैं बुजुर्ग कनिका अभी कैसी है। आरब ने माथे पर उंगलियां रगड़ी। वे कनिका के बारे में बहुत चिंतित थे, लेकिन जानते थे कि अपनी मौजूदा क्षमता से वे सबकी रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें एक एक कदम आगे बढ़ाना था। अभी भी ताकत की कमी मुझे रोक रही है। आरब की भौहें सिकुड़ गई। अचानक उन्हें फायर ओरिजिन एसेंस की याद आई। हाँ, फायर ओरिजिन एसेंस। दर्जनों युद्ध समर्थ रैंक के दानवीय जानवरों के फायर ओरिजिन एसेंस को शुद्ध करने के बाद मेरी लिक्विड फायर कितनी शक्तिशाली हो जाएगी, आरब ने मन में सोचा। सोचते ही उन्होंने एक एक करके फायर ओरिजिन एसेंस निकाले। दर्जनों फायर ओरिजिन एसेंस आरब द्वारा लगातार शुद्ध किए जाने लगे। समय बीतता रहा और 3 दिन बाद आरब ने आंखें खोली। उनके शरीर के चारों ओर शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर बह रही थी। उन्होंने सभी फायर ओरिजिन एसेंस शुद्ध कर लिए थे। शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर भी अपनी मूल अवस्था से एक स्तर ऊपर उठ चुकी थी। बेशक ये वो लाइट फायर नहीं थी जिसका आरब सपना देखते थे, लेकिन ये लाइट फायर के बहुत करीब थी। आरब ने अपनी लिक्विड फायर को देखा और थोड़ा सोच में पड़ गए। उनका अनुभव सीमित था। वे सिर्फ लिक्विड फायर और लाइट फायर के बारे में जानते थे, लेकिन लिक्विड फायर को लाइट फायर में बदलने की सटीक प्रक्रिया नहीं जानते थे। अग्नि तत्व जानवरों का समूह भी इसे पूरी तरह नहीं समझता था, क्योंकि हर किसी के पास लाइट फायर नहीं होती। अगर कहें तो युद्ध समर्थ रैंक वाले ज्यादातर अग्नि तत्व जानवरों के पास शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर होती थी, जबकि लाइट फायर वो चीज थी जो युद्ध पूर्वज रैंक में हासिल की जा सकती थी, और किस्मत अच्छी न हो तो वो भी नहीं मिलती। संक्षेप में ये अब उनके साधना स्तर से आगे की बात थी। इस पल आरब ने अपने हाथ में शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर को देखते हुए बुदबुदाया। मेरी लिक्विड फायर बहुत ज्यादा पारदर्शी हो गई है। क्या यह भी लिक्विड फायर के विकास का एक रूप है? इस पारदर्शी अवस्था का मतलब था कि लिक्विड फायर अब अकल्पनीय रूप से पारभासी हो गई थी। अब ये साधारण तरल नहीं रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और पदार्थ बन रही हो, लेकिन मूल रूप से पूरी तरह अलग भी नहीं हुई। आरब को अचानक ख्याल आया, मैं लगभग भूल ही गया था कि लाइट फायर पारदर्शी होती है। क्या मेरी लिक्विड फायर लाइट फायर की राह पर विकसित हो रही है? अगर ये पारदर्शिता अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो शायद मेरी लिक्विड फायर लाइट फायर बन जाए। अभी मेरी लिक्विड फायर विकसित हो रही है और इसे लाइट फायर में बदलने के लिए मुझे और ज्यादा फायर ओरिजिन एसेंस की जरूरत पड़ेगी। आरब बहुत खुश हुए, जैसे उन्होंने कोई नई दुनिया खोज ली हो। लाइट फायर अग्नि तत्व जानवरों की प्रसिद्ध और रहस्यमयी तकनीक थी, जिसकी शक्ति बहुत विशाल थी। स्वाभाविक रूप से आरब इसे पाने का सपना हमेशा देखते थे। अब ऐसा लग रहा था कि हालांकि उन्होंने लिक्विड फायर को पूरी तरह लाइट फायर में नहीं बदला, लेकिन यह काफी हद तक विकसित हो चुकी थी। अगर शुरुआती लिक्विड फायर को पहली अवस्था माने तो इसकी मौजूदा अवस्था को दूसरी अवस्था कह सकते हैं। आरब ने मन में सोचा, पहले इस दूसरी अवस्था की लिक्विड फायर की ताकत को परखते हैं। आरब ने हाथ हिलाया और दूसरी अवस्था की लिक्विड फायर चारों तरफ फैल गई। लिक्विड फायर के आगे पीछे बहने के बाद आरब को इसकी बेहतर समझ हो गई। लगता है यह सच में लाइट फायर की दिशा में विकसित हो रही है। हाँ, अब मेरी लिक्विड फायर की गति न सिर्फ बढ़ गई है, बल्कि पहले से लगभग दोगुनी हो गई है। मुझे यकीन है कि फायर कंट्रोल से दुश्मनों का पीछा करने का असर भी बहुत बेहतर होगा। बस अभी ये नहीं पता कि कितनी शक्तिशाली है। असली लड़ाई में परखना पड़ेगा, आरब ने सोचा। अब लिक्विड फायर को समझने के बाद आरब ने अगले कदमों के बारे में सोचना शुरू किया। बुजुर्ग लूना और बाकी सब बड़ा चेतना जाल बिछा रही हैं। अग्नि तत्व जानवरों के आने से पहले यह जाल तैयार हो जाना चाहिए। बड़े चेतना जाल, प्रतिबंधों की परतों और कई दानवीय जानवरों की मदद से खूल दल की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। आरब ने मन में हिसाब लगाया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या अभी भी बुजुर्ग कनिका के साथ है। ये सोचते हुए आरब को कैद हुए हुक्का की याद आई। इस वक्त मुझे उस कप्तान स्तर के अग्नि तत्व जानवर हुक्का को जीवित पकड़ने का शुक्र है। ये कहना मुश्किल है कि हुक्का का वजन कनिका को वापस लाने के लिए काफी होगा या नहीं। जब आरब के विचार शांत हुए, वे तुरंत उठे और उस जगह की ओर चल पड़े जहां हुक्का को कैद किया गया था। हुक्का को जहां कैद किया गया था
वहां आरब की खास व्यवस्था के तहत दानवीय जानवर पहरा दे रहे थे। कई युद्ध समर्थ रैंक के दानवीय जानवरों की पहरेदारी और प्रतिबंधों की परतों के साथ हुक्का के भागने की कोई उम्मीद नहीं थी। युवा मास्टर, दानवीय जानवरों ने आरब को देखकर आदर से पुकारा। आरब ने सिर हिलाया। मैं हुक्का से मिलना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो। जी, युवा मास्टर। दोनों दानवीय जानवरों ने अपनी शक्ति से दरवाजा खोला और आरब को अंदर ले गए। जब आरब हुक्का के कैदखाने में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत हुक्का को देखा। हुक्का की हालत बहुत बुरी थी। पूरे शरीर पर चोटें थी। आरब ने उसे खास तौर पर कैद किया था और चारों तरफ प्रतिबंध थे। हुक्का ने गुस्से से कहा, आरब, बस रुको। जब हमारे अग्नि तत्व जानवर कबीले के लोग आएंगे तो तुम्हारी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? आरब ने उदासीन स्वर में कहा, हुक्का, ध्यान से सोचो। अब मुझसे ऐसी बातें कहने का क्या फायदा? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा अग्नि तत्व जानवर कबीला मुझे मार सकता है? अगर मार सकते तो पहले ही मार चुके होते। लेकिन हकीकत यह है कि मैं, आरब, अभी भी जीवित और तंदुरुस्त हूँ। तुम। हुक्का ने आरब को घूरा, लेकिन उनके शब्दों का खंडन नहीं कर सका। ये सच था कि शुरुआत से अंत तक आरब जीवित और स्वस्थ थे, जिससे लोग बेबस हो जाते थे। आरब मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, इस मुद्दे को अभी छोड़ते हैं। ये सवाल भी छोड़ते हैं कि तुम्हारा कबीला मुझे मार सकता है या नहीं। यहाँ तक कि अगर वे खूल दल पर हमला करने आए तो क्या तुम्हें लगता है कि पहले मैं मरूंगा या तुम? क्या तुम सोचते हो कि मैं, आरब, मरने से पहले किसी को नहीं घसीटूंगा? इसके अलावा मैं शायद मरूं भी नहीं। तुम क्या कहते हो? हुक्का की आंखों में आखिरकार डर आ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि आरब को भड़काना गलत फैसला था। हुक्का ने दांत भींचे, आरब, तुम क्या कहना चाहते हो? चूंकि तुम अभी भी जीवित हो तो कुछ सार्थक काम करो। तुम्हारे अग्नि तत्व जानवर कबीले में लंबी दूरी तक संवाद करने और खबर पहुंचाने की क्षमता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना मूल्य अच्छे से आंकता और अपने कबीले के सदस्यों से खुद को किसी चीज के बदले छुड़ाने को कहता। हुक्का ने तेज स्वर में कहा, आरब, तुम कौन सी चाल चल रहे हो? आरब के होठों पर मुस्कान आई। चाल नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हें मारना बेकार है और मुझे इससे कोई फायदा नहीं। मैं बस तुम्हारा मूल्य ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे संचार का साधन इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। समझ गए? बेशक। अगर तुम जीना नहीं चाहते तो समझ लो मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये कहकर आरब पलटे और चले गए। हुक्का ने लंबे समय तक उस दिशा को देखा जहां आरब गए थे। वह चुप रहा। यह समझना उसके लिए मुश्किल नहीं था कि आरब का कोई छुपा इरादा जरूर होगा, वरना आरब उसे क्यों न मारते। लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वो बुद्धिमान था, उसे मौत का डर था। आरब के इरादे सरल नहीं थे, ये जानते हुए भी वह जीना चाहता था। इस विचार के साथ हुक्का ने अपने कबीले को अपनी मौजूदा स्थिति की जानकारी भेज दी और जल्द से जल्द उसे छुड़ाने का रास्ता ढूंढने की विनती की, चाहे कोई भी शर्त हो। इस बीच तूफानी बिजली दल में मौजूदा तूफानी बिजली दल वह जगह थी जहां अग्नि तत्व जानवर कबीले ने अपनी सबसे मजबूत ताकत इकट्ठी की थी। उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में आए ज्यादातर अग्नि तत्व जानवर यहीं जमा थे। तूफानी बिजली दल के अंदर एक जंगल में एक लकड़ी के घर से बहुत खतरनाक और दुर्जय आभा निकल रही थी। ध्यान से देखने पर घर के अंदर एक अग्नि तत्व जानवर बैठा था। उसकी आभा कम से कम युद्ध समर्थ रैंक के शिखर के बराबर थी। ऐसी आभा किसी को भी डर और निराशा से भर देती थी। अचानक उस अग्नि तत्व जानवर ने आंखें खोली और कहा, यह आरब सच में हुक्का को छोड़ने को तैयार है। मुझे नहीं पता वो कौन सी चालाक योजना बना रहा है। अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आरब असल में क्या चाहता है, लेकिन अगर हम हुक्का को वापस पा सकते हैं तो कुछ कीमत चुकाना ठीक है। ये सोचकर उस अग्नि तत्व जानवर ने हाथ हिलाया और तुरंत चिल्लाया, सैफान, जल्दी आओ और अपने कमांडर से मिलो। सैफान उस वक्त साधना कर रहा था। बुलावा सुनते ही वह तेजी से अपनी साधना जगह से बाहर निकला और उस अग्नि तत्व जानवर के सामने आ गया। क्लाउड स्पीयर कमांडर। सैफान ने उसे देखते ही बार बार चापलूसी शुरू कर दी और बहुत ज्यादा आदर दिखाया, जैसे कोई पोता अपने दादा से मिल रहा हो। इस अग्नि तत्व जानवर का नाम गोगा था। उसने सैफान को कुत्ते जैसी नजर से देखा और कहा, आरब ने खूल दल पर फिर से कब्जा कर लिया है और खूल दल में हमारे गुप्तचर बने सभी अग्नि तत्व जानवरों को पकड़ लिया है। तुम्हें ये पहले से पता है? क्लाउड स्पीयर कमांडर, बिल्कुल पता है।
क्या मैंने आपके लिए सब तैयार नहीं किया? सैकड़ों अग्नि तत्व जानवर मैंने पहले ही आपके लिए इकट्ठा कर लिए हैं। जब समय आएगा आप खुद आरब को खत्म करने के लिए कदम उठाएंगे। ये तो बहुत आसान होगा, स्टेफान ने चापलूसी करते हुए कहा। ये आरब न जाने कहां से इतने युद्ध समर्थ रैंक के दानवीय जानवर लाया है, लेकिन उसकी कोशिशें सिर्फ अस्थायी होंगी। है क्लाउड स्पीयर कमांडर, जब आप अग्नि तत्व जानवर कबीले की पूरी सेना लेकर निकलेंगे तो आरब को रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। स्टेफान मन में व्यंग्य कर रहा था। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरब ने ये कौशल कहां से सीखा और इतने सारे दानवीय जानवरों को कैसे नियंत्रित किया। लेकिन उनके अग्नि तत्व जानवर कबीले की ताकत के सामने आरब के 100 युद्ध समर्थ रैंक के दानवीय जानवर कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा अग्नि तत्व जानवर कमांडर गोगा की कमान में उनकी युद्ध शक्ति बहुत भयानक थी। आरब को खत्म करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। आरब के बारे में सोच सोचकर स्टेफान का गुस्सा बढ़ गया और उसका दिल जल उठा। आरब ने उसे भड़काने की हिम्मत की थी, इसलिए वो आरब को ऐसा मारना चाहता था कि उसे पता भी न चले। लेकिन जब वो खुद को बहुत खुश महसूस कर रहा था कि आरब का अंत तय है, तभी गोगा ने अचानक कहा, तुम हमेशा आरब को मारने की योजना बनाते रहते हो, लेकिन हुक्का का क्या, जो अभी भी आरब के पास कैद है? ये सुनकर स्टेफान के दिल पर झटका लगा। वो समझ गया कि उसकी चापलूसी उल्टी पड़ गई। वो अच्छी तरह जानता था कि भले ही उसकी हैसियत छोटी नहीं थी, लेकिन अग्नि तत्व जानवरों के सामने वो कुछ भी नहीं था। वो उनके लिए सिर्फ एक कुत्ता था। आरब ने हुक्का को छोड़ने के बदले कुछ चीजों या खजानों का प्रस्ताव रखा है। तुम कोई रास्ता सोचो, आरब को क्या पसंद है और तुम्हारे तूफानी बिजली दल के पास जो भी खजाने हैं सब निकाल दो, गोगा ने आदेश दिया। ये सुनकर स्टेफान हैरान रह गया। क्या हमें हमारे तूफानी बिजली दल के खजाने इस्तेमाल करने हैं? वो बिल्कुल राजी नहीं था। पता नहीं हुक्का को छुड़ाने की क्या कीमत पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, अग्नि तत्व जानवरों के सौदे में तूफानी बिजली दल को क्यों शामिल किया जाए? क्या तुम्हें आपत्ति है? गोगा का चेहरा अचानक ठंडा हो गया। ठंडी आवाज सुनकर स्टेफान डर के मारे कांप गया और तुरंत अपना स्वर बदल दिया। क्लाउड स्पीयर कमांडर, आप क्या इशारा कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अग्नि तत्व जानवरों के मामले मेरे लिए सबसे ऊपर है। तूफानी बिजली दल का अस्तित्व ही अग्नि तत्व जानवरों की सेवा के लिए है। मैं दल के सबसे अच्छे खजाने लाकर देता हूँ। समय तेजी से बीता और पलक झपकते ही 2 दिन बाद आरब को मानना पड़ा कि उन्होंने सही दाव लगाया था, क्योंकि हुक्का को खूल दल में कप्तान के रूप में रखा गया था। उसकी हैसियत छोटी नहीं थी। आरब ने पहले सोचा था कि गोगा जैसे बड़े अग्नि तत्व जानवर छोटे हुक्का को छुड़ाने नहीं आएंगे, लेकिन गोगा और बाकी सच में आ गए। युवा मास्टर, बाहर अग्नि तत्व जानवर है। चेतना जाल के बाहर बहुत सारे अग्नि तत्व जानवर हैं। युवा मास्टर, बाहर काफी अग्नि तत्व जानवर है। लगता है वे कभी भी हमला कर सकते हैं। आयामी पेंडेंट में फैले कई दानवीय जानवरों ने गुलामी प्रतिबंध के जरिए आरब को बाहर की सटीक जानकारी दी। साथ ही मुबासा और बाकी बुजुर्गों ने भी बाहर की हलचल नोटिस कर ली। वे सभी उठे और आरब के पास आए, चिल्लाते हुए, आरब, अग्नि तत्व जानवर आ गए। जूनियर सेक्ट लीडर, बाहर काफी अग्नि तत्व जानवर है और उनका बल बहुत तेज है। आरब अब खूल दल के मुख्य आधार स्तंभ बन चुका था। खूल दल के सबसे ऊंचे बुजुर्ग और मुबासा भी किसी बड़ी घटना में सबसे पहले आरब के बारे में सोचता था। आरब हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने बाहर का बदलाव देखा और कहा, ये अग्नि तत्व जानवर सच में तेज है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। आरब के बोलते ही सभी बुजुर्ग जोश और हत्या के इरादे से भर गए। ये अग्नि तत्व जानवर जैसा सोचा था वैसे ही आए। क्या ये लड़ाई की शुरुआत है? अगर लड़ाई शुरू हुई तो मेरा खुपाई आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। मुझे बहुत सारे अग्नि तत्व जानवर मारने हैं। बुजुर्गों को पिछले सभी अपमान याद थे और वे मौत से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आरब शांत रहे और खूल दल के कई सदस्यों के साथ खूल दल के ऊपर आकाश में उठ गए। खूल दल के द्वार के बाहर आकाश में सैकड़ों अग्नि तत्व जानवर जमा थे। उनमें गोगा अग्नि तत्व जानवर कमांडर और तूफानी बिजली दल का सेक्ट लीडर स्टेफान भी था। स्टेफान, जैसा मैंने सोचा था। स्टेफान, तुम गद्दार। मैंने कहा था कि तूफानी बिजली दल का हमारे जूनियर सेक्ट लीडर को फंसाने का कोई कारण नहीं था। उनके जरूर बुरे इरादे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्टेफान सच में अग्नि तत्व जानवरों के साथ मिल जाएगा। इस वक्त सबने स्टेफान को गोगा की ओर चापलूसी करते देखा और सब कुछ साफ हो गया। स्टेफान, मानव जाति का गद्दार, तुमने हमारे युवा सेक्ट लीडर पर पलटवार करने की भी हिम्मत की।
तुम जानवरों से भी बदतर हो। मैंने पहले ही कहा था कि सेफान कोई भला इंसान नहीं है। हमारे युवा सेक्ट लीडर हमेशा दयालु रहे हैं। वे मानव जाति को धोखा कैसे दे सकते थे? और सेफान को कैसे पता चला कि हमारे युवा सेक्ट लीडर ने अग्नि तत्व जानवरों के साथ हाथ मिलाया? सेफान ने खुद मानव जाति को धोखा दिया और अग्नि तत्व जानवरों के साथ मिल गया, फिर भी हमारे युवा सेक्ट लीडर पर झूठे आरोप लगा रहा है। ये सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाली और घटिया बात है। सेफान ने इन लोगों की बातें सुनी तो बहुत बेचैन हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और असंतोष साफ दिखने लगा। लेकिन चूंकि उसने पहले ही मानव जाति को धोखा दे दिया था और अग्नि तत्व जानवरों के साथ मिल गया था, इसलिए उसने बेपरवाही दिखाते हुए जवाब दिया, तुम हठी और मूर्ख लोग। मैं सेफान बस समय का ज्ञान रखता हूँ। इसके उलट तुम जैसे लोग मौत के करीब पहुंचकर भी शोर मचा रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि आरब तुम सबको बचा सकता है? बकवास। सेफान के व्यंग्य से खूल दल के कई लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। आरब ने देखा कि खूल दल के उच्च स्तरीय शिष्य और बुजुर्ग चिल्लाना चाहते हैं, तो उन्होंने धीरे से हाथ हिलाया और कहा, कुछ लोग पहले ही मानव जाति को धोखा दे चुके हैं और खुशी खुशी पालतू बनने को तैयार है, इसलिए जानवरों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। यह कहते हुए उन्होंने अग्नि तत्व जानवर कमांडर गोगा की ओर देखा। ईमानदारी से कहें तो उन्होंने सेफान को कोई बड़ा खतरा नहीं माना। उनकी ज्यादा रुचि गोगा में थी, जो इस बार अग्नि तत्व जानवरों का सबसे बड़ा नेता था और सबसे ज्यादा ताकत रखता था। गोगा बहुत चालाक लग रहा था। वह अपने अग्नि तत्व जानवरों के समूह को खूल दल के अंदर घुसाए बिना बाहर से ही नेतृत्व कर रहा था। अगर गोगा खूल दल के अंदर घुसने की हिम्मत करता तो आरब को वो नजारा देखने को मिलता जिसका उन्हें इंतजार था। क्यों? क्योंकि फूल दल के अंदर मछली जनजाति द्वारा लगाया गया एक बड़ा चेतना जाल था। इस चेतना जाल को प्राचीन फायर रिफाइनिंग चेतना जाल कहा जाता था। ये चेतना जाल 5 तत्वों की आग पर आधारित था, लेकिन यह साधारण अग्नि पंच तत्व चेतना जालों से अलग था। इसकी मुख्य ताकत थी आग को सोख लेना और फिर उसी आग को दुश्मनों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करना। दूसरे शब्दों में, ये चेतना जाल खासतौर पर अग्नि तत्व जानवरों के खिलाफ बनाया गया था। जब तक अग्नि तत्व जानवर अंदर घुसने की हिम्मत करते, उनके आग वाले हमले इस चेतना जाल के अंदर बेकार और अर्थहीन हो जाते। चेतना जाल उनकी सारी लपटों को सोख लेता और फिर उन्हें दुश्मनों पर ही वापस हमला करने के लिए इस्तेमाल कर देता, जिससे अग्नि तत्व जानवर पूरी तरह कट जाते। इसके अलावा कई परतों के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। आरब ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि सिर्फ चेतना जाल और प्रतिबंधों से सभी अग्नि तत्व जानवरों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन अपने अधीनस्थ दानवीय जानवरों और आयामी पेंडेंट में छुपे हुए दानवीय जानवरों की मदद से जीत की अच्छी संभावना थी। बेशक इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद आरब को थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा था कि पहाड़ी लुटेरों की संपत्ति आसानी से लेकर वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन इस बड़े चेतना जाल और प्रतिबंधों को बनाने के बाद लगभग सब कुछ खर्च हो गया था। उनके पास बहुत कम बच पाया था। कितना अफसोस, कितना अफसोस। आरब ने धीरे से आह भरी। काश ये अग्नि तत्व जानवर अंदर घुस आते, लेकिन साफ था कि ये जानवर मूर्ख नहीं थे और लापरवाही से अंदर नहीं घुसेंगे। दूसरी ओर सेफान ने आरब के शब्द सुने तो इतना गुस्सा हुआ कि वह चिल्ला पड़ा, आरब तुम चुप रहो। जैसे ही सेफान जवाब देने वाला था, अचानक पास खड़े अग्नि तत्व जानवर कमांडर ने जोर से चिल्लाया, जिससे सेफान तुरंत चुप हो गया। सेफान का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन गोगा के आदेश का उल्लंघन करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। खूल दल के कई शिष्य और उच्च सदस्य हंसी से फट पड़े। सेफान का चेहरा सच में नौकर जैसा लग रहा है। क्या कुत्ता है? अग्नि तत्व जानवर के एक शब्द से चुप हो गया। ऐसा इंसान तो मवेशियों जैसा व्यवहार पाने के लायक है। लोगों में तुम और मैं शुरू हो गई। सब अपना गुस्सा निकाल रहे थे। इस बीच अग्नि तत्व जानवर कमांडर गोगा ने अपनी नजर आरब पर केंद्रित की और पूछा, तो तुम ही आरब हो? तुम इस बार अग्नि तत्व जानवरों के नेता हो? आरब ने आंखें सिकोड़ी। हाँ, मैं गोगा हूँ, इस बार अग्नि तत्व जानवरों का कमांडर। ईमानदारी से कहूँ तो आरब, हम दोनों में से कोई मूर्ख नहीं है। सीधी बात से परेशानी कम होती है। हम वो लेकर आए हैं जो तुम चाहते थे, इसलिए अब मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ, गोगा ने गंभीर स्वर में कहा। आरब ने हल्के से मुस्कुराया और हाथ बजाया। उन्होंने आत्मा की ध्वनि संचरण से अपने अधीनस्थ दानवीय जानवरों को हुक्का को यहाँ लाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर बाद उनके बेहद कुशल दानवीय जानवर हुक्का को लेकर आ गए। हुक्का
गोगा का चेहरा हुका को देखकर नरम पड़ गया। कमांडर, हुका की आंखों में आशा की किरण जगी। गोगा ने फिर कहा, सैफान, खजाना निकालो। आरब अब फूल दल के मुख्य आधार स्तंभ बन चुका था। फूल दल के सबसे ऊंचे बुजुर्ग और मुबासा भी किसी बड़ी घटना में सबसे पहले आरब के बारे में सोचता था। आरब हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने बाहर का बदलाव देखा और कहा, ये अग्नि तत्व जानवर सच में तेज है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। आरब के बोलते ही सभी बुजुर्ग जोश और हत्या के इरादे से भर गए। ये अग्नि तत्व जानवर जैसा सोचा था वैसे ही आए। क्या ये लड़ाई की शुरुआत है? अगर लड़ाई शुरू हुई तो मेरा खुपाई आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। मुझे बहुत सारे अग्नि तत्व जानवर मारने हैं। बुजुर्गों को पिछले सभी अपमान याद थे और वे मौत से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। आरब शांत रहे और खूल दल के कई सदस्यों के साथ खूल दल के ऊपर आकाश में उठ गए। खूल दल के द्वार के बाहर आकाश में सैकड़ों अग्नि तत्व जानवर जमा थे। उनमें गोगा अग्नि तत्व जानवर कमांडर और तूफानी बिजली दल का सेक्ट लीडर सैफान भी था। सैफान, जैसा मैंने सोचा था। सैफान, तुम गद्दार। मैंने कहा था कि तूफानी बिजली दल का हमारे जूनियर सेक्ट लीडर को फंसाने का कोई कारण नहीं था। उनके जरूर बुरे इरादे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सैफान सच में अग्नि तत्व जानवरों के साथ मिल जाएगा। इस वक्त सबने सैफान को गोगा की ओर चापलूसी करते देखा और सब कुछ साफ हो गया। सैफान, मानव जाति का गद्दार, तुमने हमारे युवा सेक्ट लीडर पर पलटवार करने की भी हिम्मत की। तुम जानवरों से भी बदतर हो। मैंने पहले ही कहा था कि सैफान कोई भला इंसान नहीं है। हमारे युवा सेक्ट लीडर हमेशा दयालु रहे हैं। वे मानव जाति को धोखा कैसे दे सकते थे? और सैफान को कैसे पता चला कि हमारे युवा सेक्ट लीडर ने अग्नि तत्व जानवरों के साथ हाथ मिलाया? सैफान ने खुद मानव जाति को धोखा दिया और अग्नि तत्व जानवरों के साथ मिल गया, फिर भी हमारे युवा सेक्ट लीडर पर झूठे आरोप लगा रहा है। ये सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाली और घटिया बात है। सैफान ने इन लोगों की बातें सुनी तो बहुत बेचैन हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और असंतोष साफ दिखने लगा। लेकिन चूंकि उसने पहले ही मानव जाति को धोखा दे दिया था और अग्नि तत्व जानवरों के साथ मिल गया था, इसलिए उसने बेपरवाही दिखाते हुए जवाब दिया, तुम हठी और मूर्ख लोग। मैं, सैफान, बस समय का ज्ञान रखता हूँ। इसके उलट तुम जैसे लोग मौत के करीब पहुंचकर भी शोर मचा रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि आरब तुम सबको बचा सकता है? बकवास। सैफान के व्यंग्य से खूल दल के कई लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। आरब ने देखा कि खूल दल के उच्च स्तरीय शिष्य और बुजुर्ग चिल्लाना चाहते हैं, तो उन्होंने धीरे से हाथ हिलाया और कहा, कुछ लोग पहले ही मानव जाति को धोखा दे चुके हैं और खुशी खुशी पालतू बनने को तैयार है, इसलिए जानवरों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। यह कहते हुए उन्होंने अग्नि तत्व जानवर कमांडर गोगा की ओर देखा। ईमानदारी से कहें तो उन्होंने सैफान को कोई बड़ा खतरा नहीं माना। उनकी ज्यादा रुचि गोगा में थी, जो इस बार अग्नि तत्व जानवरों का सबसे बड़ा नेता था और सबसे ज्यादा ताकत रखता था। गोगा बहुत चालाक लग रहा था। वह अपने अग्नि तत्व जानवरों के समूह को खूल दल के अंदर घुसाए बिना बाहर से ही नेतृत्व कर रहा था। अगर गोगा खूल दल के अंदर घुसने की हिम्मत करता तो आरब को वो नजारा देखने को मिलता जिसका उन्हें इंतजार था। क्यों? क्योंकि फूल दल के अंदर मछली जनजाति द्वारा लगाया गया एक बड़ा चेतना जाल था। इस चेतना जाल को प्राचीन फायर रिफाइनिंग चेतना जाल कहा जाता था। ये चेतना जाल 5 तत्वों की आग पर आधारित था, लेकिन यह साधारण अग्नि पंच तत्व चेतना जालों से अलग था। इसकी मुख्य ताकत थी आग को सोख लेना और फिर उसी आग को दुश्मनों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करना। दूसरे शब्दों में, ये चेतना जाल खासतौर पर अग्नि तत्व जानवरों के खिलाफ बनाया गया था। जब तक अग्नि तत्व जानवर अंदर घुसने की हिम्मत करते, उनके आग वाले हमले इस चेतना जाल के अंदर बेकार और अर्थहीन हो जाते। चेतना जाल उनकी सारी लपटों को सोख लेता और फिर उन्हें दुश्मनों पर ही वापस हमला करने के लिए इस्तेमाल कर देता, जिससे अग्नि तत्व जानवर पूरी तरह कट जाते। इसके अलावा कई परतों के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। आरब ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि सिर्फ चेतना जाल और प्रतिबंधों से सभी अग्नि तत्व जानवरों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन अपने अधीनस्थ दानवीय जानवरों और आयामी पेंडेंट में छुपे हुए दानवीय जानवरों की मदद से जीत की अच्छी संभावना थी। बेशक इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद आरब को थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने सोचा था कि पहाड़ी लुटेरों की संपत्ति आसानी से लेकर वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन इस बड़े चेतना जाल और प्रतिबंधों को बनाने के बाद लगभग सब कुछ खर्च हो गया था। उनके पास बहुत कम बच पाया था। कितना अफसोस, कितना अफसोस।
आरब ने धीरे से आह भरी। काश ये अग्नि तत्व जानवर अंदर घुस आते, लेकिन साफ था कि ये जानवर मूर्ख नहीं थे और लापरवाही से अंदर नहीं घुसेंगे। दूसरी ओर सेफान ने आरब के शब्द सुने तो इतना गुस्सा हुआ कि वह चिल्ला पड़ा, आरब, तुम चुप रहो। जैसे ही सेफान जवाब देने वाला था, अचानक पास खड़े अग्नि तत्व जानवर कमांडर ने जोर से चिल्लाया, जिससे सेफान तुरंत चुप हो गया। सेफान का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन गोगा के आदेश का उल्लंघन करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। खूल दल के कई शिष्य और उच्च सदस्य हंसी से फट पड़े। सेफान का चेहरा सच में नौकर जैसा लग रहा है, क्या कुत्ता है? अग्नि तत्व जानवर के एक शब्द से चुप हो गया। ऐसा इंसान तो मवेशियों जैसा व्यवहार पाने के लायक है। लोगों में तुम और मैं शुरू हो गई। सब अपना गुस्सा निकाल रहे थे। इस बीच अग्नि तत्व जानवर कमांडर गोगा ने अपनी नजर आरब पर केंद्रित की और पूछा, तो तुम ही आरब हो? तुम इस बार अग्नि तत्व जानवरों के नेता हो? आरब ने आंखें सिकोड़ी। हाँ, मैं गोगा हूं, इस बार अग्नि तत्व जानवरों का कमांडर। ईमानदारी से कहूं तो आरब, हम दोनों में से कोई मूर्ख नहीं है। सीधी बात से परेशानी कम होती है। हम वो लेकर आए हैं जो तुम चाहते थे, इसलिए अब मुझे वो दो जो मैं चाहता हूं, गोगा ने गंभीर स्वर में कहा। आरब ने हल्के से मुस्कुराया और हाथ बजाया। उन्होंने आत्मा की ध्वनि संचरण से अपने अधीनस्थ दानवीय जानवरों को हुक्का को यहाँ लाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर बाद उनके बेहद कुशल दानवीय जानवर हुक्का को लेकर आ गए। हुक्का, गोगा का चेहरा हुक्का को देखकर नरम पड़ गया। कमांडर, हुक्का की आंखों में आशा की किरण जगी। गोगा ने फिर कहा, सेफान, खजाना निकालो। सेफान में देरी करने की हिम्मत नहीं थी। उसने तुरंत एक खजाना निकाल दिया। उस खजाने से तेज रोशनी निकल रही थी जो चारों तरफ फैल गई और बेहद चमकदार थी। ये एक लाल धागे से बंधी घंटी थी जो बहुत उत्कृष्ट दिख रही थी। आरब ने ध्यान से देखा और थोड़ा हैरान हुए। मन में तारीफ करते हुए सोचा कि सेफान सच में सब कुछ दाव पर लगा रहा है। ये सेफान का निजी खजाना है, सोल स्नैचिंग बेल। कहा जाता है कि जब यह घंटी बजती है तो दुश्मन का दिमाग तुरंत भ्रमित हो जाता है। ये एक बेहतरीन आत्मा लक्षित खजाना है। मिस्टीरियस हेवनली ट्रेजर में ये निम्न श्रेणी हो सकती है, लेकिन अच्छी निम्न श्रेणी का मिस्टीरियस हेवनली ट्रेजर माना जाता है। सोल स्नैचिंग बेल लाना बढ़िया है। हमारे युवा सेक्ट लीडर सच में दूरदर्शी हैं। एक हुक्का को मारना बेकार है, लेकिन उसके बदले सोल स्नैचिंग बेल पा लेना कई फायदे वाला सौदा है, एक बुजुर्ग ने कहा। अब जब सोल स्नैचिंग बेल सामने आ गई, गोगा ने पूछा, आरब, क्या ये ठीक रहेगा? ये सोल स्नैचिंग बेल तुम्हें संतुष्ट कर देनी चाहिए। ये निम्न श्रेणी का मिस्टीरियस हेवनली ट्रेजर है। एक मिस्टीरियस हेवनली ट्रेजर के बदले एक इंसान। ये सौदा तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होना चाहिए। आरब ने सोल स्नैचिंग बेल को देखा और जीभ चटकाते हुए बोले, गोगा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं, आरब, सिर्फ एक मिस्टीरियस हेवनली ट्रेजर पर मान जाऊंगा? क्या तुम सोचते हो कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा? पहली बात तो ये कि उन्हें इस सोल स्नैचिंग बेल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास लूना थी। सोल स्नैचिंग बेल उनके लिए सिर्फ सोने पर सुहागा होती। दूसरी बात, उनका असली लक्ष्य सोल स्नैचिंग बेल था ही नहीं। बिना कुछ बताए उनका इनकार सिर्फ सेफान की प्रतिक्रिया देखने के लिए था। जैसी उम्मीद थी, सोल स्नैचिंग बेल में रुचि न होने की बात सुनकर सेफान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। तूफानी बिजली दल के सभी बेहतर खजाने निकालो। गोगा ने सेफान की हिचकिचाहट देखी और बिना सोचे बोल दिया। सेफान रोने के करीब था। उसने सोचा था कि सोल स्नैचिंग बेल से मामला सुलझ जाएगा, जिससे उसका दिल पहले ही दुख रहा था। लेकिन आरब फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ और बेहतर खजाने मांग रहा था। उसके पास गुस्सा पीकर दूसरा खजाना निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये एक प्राचीन आईना था जो असाधारण रूप से सुंदर दृश्यों और लोगों को प्रतिबिंबित करता था। देखने वाले को तरोताजा और शांत महसूस होता था। कुछ लोग तो आईने की दुनिया में डूब ही जाना चाहते थे। ये क्या है? कई खूल दल के सर्वोच्च बुजुर्ग इसे पहचान नहीं पाए। केवल गहराई से जांच करने के बाद मुबासा ने धीरे धीरे कहा, यह तूफानी बिजली दल का पूर्वजों का खजाना है, कैंगहाई मिरर। इस आईने का रहस्य ये है कि यह दुश्मनों के हमलों के दौरान उनकी दिव्य शक्ति और साधना विधियों को अवशोषित कर लेता है। हालांकि ये उन्हें पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता, फिर भी इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये निम्न श्रेणी का उत्कृष्ट मिस्टीरियस हेवनली ट्रेजर है जो मध्यम श्रेणी के करीब है। तूफानी बिजली दल के पूर्वजों का खजाना होने के कारण इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये खजाना इतना शक्तिशाली है। सेफान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई।
कई सर्वोच्च बुजुर्ग जोर से हंसे और आरब के लिए सच में खुश हुए। तूफानी बिजली दल का पूर्वजों का खजाना पाना निश्चित रूप से अच्छी बात थी। सैफान के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा यही था। वो बेशक ये पूर्वजों का खजाना छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। आरब, क्या अब तुम संतुष्ट हो? गोगा ने कैंघाई मिरर को देखा। उसकी आंखों में लालच की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। फिर आरब की ओर देखकर पूछा। आरब पीछे झुके और धीरे से बोले, संतुष्ट? माफ करना, लेकिन मुझे इस कैंघाई मिरर में भी ज्यादा रुचि नहीं है। क्या? गोगा गुस्से से फट पड़ा। आरब ने आलस्य से शरीर खींचा और कुछ नहीं कहा। अग्नि तत्व जानवर कमांडर गोगा पहले से ही गुस्से में था। आरब, तुम बताओ, तुम असल में क्या चाहते हो? ये सवाल तुम सैफान से पूछो। मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा अच्छे से जानता है। आरब के होठों पर मुस्कान आई। मिस्टीरियस हेवनली स्पिरिट ट्रेजर लाकर मुझे धोखा देना? माफ करना, लेकिन मुझे इन मिस्टीरियस हेवनली स्पिरिट ट्रेजर में कोई खास रुचि नहीं है। मुझे बचाओ कमांडर गोगा। हुका डर गया कि गोगा उसे छोड़ देगा, इसलिए वह चिल्ला पड़ा। गोगा वाकई हुका को छुड़ाना चाहता था, लेकिन हुका अग्नि तत्व जानवर कबीले में एक महत्वपूर्ण अग्नि तत्व जानवर था। जब तक जरूरी न हो, उसे छोड़ना ठीक नहीं था। थोड़ा सोचने के बाद गोगा ने सैफान पर तेज नजर डाली। सैफान, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह क्या चाहता है। सैफान का चेहरा बदल गया। उसने आरब को घूरा और फिर कड़वाहट से हंसा। कमांडर गोगा, मुझे कैसे पता होगा कि आरब क्या सोच रहा है? वाकई सैफान, मत बताऊं कि बुजुर्ग कनिका तुम्हारे पास नहीं है? आरब ने कड़े स्वर में चिल्लाकर कहा। सैफान, अगर तुम सच में कनिका को अग्नि तत्व जानवरों को नहीं सौंपना चाहते तो ठीक है, लेकिन ऐसे में मैं हुका को कभी भी मार सकता हूं। तुम क्या सोचते हो? कमांडर गोगा, ये सुनकर सैफान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने शुरुआत से ही अंदाजा लगा लिया था कि आरब कनिका चाहता है। सिर्फ वो कनिका को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए इस बात को छुपाए रखा था। उसने गोगा को नहीं बताया था, लेकिन आरब ने सब कुछ खोल दिया। आरब अभी सैफान से निपट नहीं सकते थे, लेकिन गोगा जरूर निपट सकता था। सैफान ने ये बात छुपाई थी। ये सुनकर गोगा गुस्से में आ गया। सैफान, शाबाश, तुम्हें पहले से पता था और तुमने कमांडर से छुपाने की हिम्मत की। कमांडर, शांत हो जाइए। आरब ने जानबूझकर ये भड़काया है। उसने जानबूझकर किया। सैफान का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया। आरब के होठों पर मुस्कान थी। उन्हें गोगा द्वारा उस गद्दार कुत्ते को सजा देते देखने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि गोगा गुस्से में था, फिर भी उसने सैफान को कुछ नहीं किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, सैफान, तुमने भी सुना। मुझे परवाह नहीं कि कनिका कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूं। सैफान का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। ये, कमांडर, ये बिल्कुल असंभव है। गोगा की आवाज धीमी हो गई। क्या सैफान, क्या तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो? नहीं कमांडर, बात यह है कि कनिका और मैं। सैफान कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बेशक कनिका को छोड़ना नहीं चाहता था। हकीकत यह थी कि जब अग्नि तत्व जानवरों ने पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य पर शासन किया, तो उसने कनिका को पकड़कर कैद कर लिया था। वो लंबे समय से कनिका की लालसा रखता था, लेकिन हमेशा अपना लक्ष्य पाना असंभव रहा था। अग्नि तत्व जानवरों का आना निस्संदेह एक मौका था। उसने कनिका को पाने, उसे अपनी औरत बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन कनिका ने इनकार कर दिया, यहाँ तक कि अपनी जान देने की कीमत पर। इसने उसे बेहद गुस्सा दिला दिया, उसकी जिद्दी स्वभाव को तब तक पीसने की योजना बनाते हुए जब तक वो आखिरकार सबमिट न करे। किसे पता था कि कनिका की जिद इतनी अकल्पनीय रूप से तीव्र थी कि वो अभी भी राजी नहीं हुई। उसने अभी तक कनिका का स्वाद नहीं चखा था, तो वो उसे क्यों छोड़ता? चाहे तूफानी बिजली मिरर हो या सोल स्नैचिंग बेल, वो उन्हें छोड़ने को तैयार था, क्योंकि उसके दिमाग में अग्नि तत्व जानवरों ने फायर स्पिरिट वर्म लगाए थे और वो अग्नि तत्व जानवरों की इच्छा का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन कनिका, उसका मानना था कि वो उसकी थी। सैफान के मना करने को देखकर गोगा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, सैफान, याद रख, तू बस एक कुत्ता है। हम अग्नि तत्व जानवरों के लिए तू एक मामूली नौकर है। जब हम तुझे कोई काम करने को कहें तो बेहतर है कि तू मान जाए। अगर नहीं माना तो मैं तेरी कुत्ते वाली जान लेने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। कमांडर गोगा, मत करो। मैं कनिका को अभी छोड़ता हूँ और उसे यहाँ लाता हूँ, सैफान ने दर्द भरे स्वर में कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि गोगा के सामने वो युआन मार्शल रियल्म के किसी अग्नि तत्व जानवर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था।
तुम दोनों उसके साथ जाओ। गोगा थोड़ा बेचैन था, इसलिए उसने 2 अग्नि तत्व जानवरों को सेफान के साथ भेज दिया। सेफान तूफानी बिजली दल की ओर वापस गया, जाहिरा तौर पर कनिका को लाने की तैयारी करते हुए। कनिका को तूफानी बिजली दल के प्रतिबंधित क्षेत्र में कैद रखा गया था, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। उसकी आंखें बंद थी और पूरे शरीर पर प्रतिबंध बंधे हुए थे। वह ट्रू क्यूई का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकती थी। इसके बावजूद वह अभी भी अकल्पनीय रूप से सुंदर थी, एक ऐसी सुंदरता जो अटल और अविचलित थी। जब कनिका को पहली बार कैद किया गया था, तब उसने कसम खाई थी कि मौत आने तक भी अग्नि तत्व जानवरों के सामने नहीं झुकेगी। केवल तभी वो अपने बड़े भाई हाजन के योग्य हो सकती थी। उसके मन में यही दृढ़ निश्चय भरा हुआ था। लेकिन इतने लंबे समय से कैद में रहने की वजह से उसका मन समय का एहसास खो चुका था। इस तरह समय धीरे धीरे बीतता रहा। कनिका को एहसास हुआ कि कोई उसके पास आ रहा है और उसे ले जा रहा है। किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई ऐसा करता तो वो किसी भी पल अपनी जान लेने का फैसला कर लेती। उसके पास अभी भी ऐसा करने का साधन था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे आंखें बंद और आत्मा दबी हुई हालत में बाहर ले जाया गया। उसे महसूस हुआ कि वह तूफानी बिजली दल छोड़ रही है और किसी अनजान जगह जा रही है। इस तरह लगभग 1 दिन बाद कनिका के शरीर के सारे प्रतिबंध और तरीके हटा दिए गए। उसकी आत्मा फट पड़ी और उसकी आंखें फिर से देखने लगी। जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले जो व्यक्ति दिखा वो आरब था। वो युवा चेहरा जो मुस्कान से भरा हुआ था। आरब को देखकर कनिका का पूरा शरीर अचानक कांप गया। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा और अपनी बुद्धि से आसानी से अंदाजा लगा लिया कि आरब सेना का नेतृत्व कर रहे हैं और अग्नि तत्व जानवरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो खुद बातचीत का विषय थी। क्या आरब उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे? आरब! कनिका चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। बुजुर्ग कनिका, चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें बचा लूंगा, आरब ने धीमे स्वर में कहा। कनिका ने बार बार सिर हिलाया। वह आरब को खूल दल का नेतृत्व करते और एक अग्नि तत्व जानवर को कैद करके देख रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, सेफान का शर्मिंदा चेहरा देखकर लग रहा था कि वो आरब के हाथों काफी नुकसान उठा चुका है। ये तो सही है, कनिका ने नफरत से दांत पीसे। सेफान, एक दिन तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। सेफान कुछ बोलना चाहता था, लेकिन गोगा ने उसे मौका नहीं दिया। गोगा हुक्का को बचाने के लिए उतावला था, इसलिए बोला, आरब, मैंने ये महिला कनिका को तुम्हारे पास ला दिया है। क्या अब हम बंधकों का आदान प्रदान कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन जब हम लोग आदान प्रदान करें तो तुम्हारे अग्नि तत्व जानवर समूह की तरफ से तुम खुद न आओ, बल्कि युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर का कोई अग्नि तत्व जानवर आए। इससे मुझे ज्यादा सुरक्षित महसूस होगा, वरना अगर मैं बहुत असुरक्षित महसूस किया तो अनजाने में हुक्का को मार सकता हूं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, कमांडर गोगा, ज्यादा सोच समझ कर फैसला लो, आरब ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा। आरब की ये बेहयानी भरी मुस्कान गोगा को और गुस्सा दिला रही थी, क्योंकि आरब साफ साफ उसे धमकी दे रहे थे। क्या इस बच्चे के पास कोई खास दूरदृष्टि थी? आरब के हेरफेर से गोगा के मन में कई रणनीतियां घूम रही थी। बंधक आदान प्रदान के दौरान वो खुद कनिका को छोड़ेगा। जैसे ही आदान प्रदान होने वाला होगा, वो अपनी दुर्जय ताकत से आरब पर हमला करके उसे मार डालेगा। तब तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। उसे यकीन था कि आरब के मर जाने के बाद बिना सिर वाला खूल दल और वे दानवीय जानवर कोई बड़ी परेशानी नहीं खड़ी कर पाएंगे। ये कहना होगा कि गोगा का विचार सटीक था, क्योंकि आरब चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, वे अभी युद्ध समर्थ रैंक से आधे कदम की दूरी पर थे और युद्ध समर्थ रैंक के शिखर से काफी अंतर था। दुर्भाग्य से आरब उसकी चाल में नहीं आए। अब जब उसकी योजना सामने आ चुकी थी, गोगा स्वाभाविक रूप से खुद को मूर्ख नहीं बनाएगा। उसने निराशा में दांत पीसे और फिर युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर का एक अग्नि तत्व जानवर चुना और बोला, तुम बंधक आदान प्रदान करने जाओ। जी। युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर का एक अग्नि तत्व जानवर तेजी से आगे बढ़ा और एक हाथ से कनिका को पकड़ लिया। दूसरी ओर आरब ने हुक्का को पकड़कर तेजी से आगे बढ़े। दोनों पक्ष अपनी अपनी सेना को साथ लेकर नहीं आए थे, लेकिन सभी छुपे इरादे रखे हुए थे और किसी भी पल कार्रवाई करने को तैयार थे। आरब नहीं जानते थे कि गोगा क्या सोच रहा है, लेकिन वे लगातार आगे का सोच रहे थे। ईमानदारी से उन्हें यकीन था कि वे इस युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर के अग्नि तत्व जानवर को तुरंत नियंत्रित कर सकते हैं, कनिका को बचा सकते हैं
और हुका को वापस नहीं लौटा सकते, तब गोगा गुस्से में भर जाएगा और शायद अग्नि तत्व जानवर कबीले को खूल दल के अंदर हमला करने के लिए भेज देगा, जिससे वे उनके जाल में फंस जाएंगे। ये योजना निर्दोष थी। हालांकि ध्यान से सोचने के बाद आरब ने इस विचार को छोड़ दिया। ये गोगा इतना सरल नहीं है। उसे पता होगा कि मैं युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर के अग्नि तत्व जानवर को एक चाल में मार सकता हूँ। चूंकि वह जानते हुए भी युद्ध समर्थ रैंक के पहले स्तर के जानवर को बंधक आदान प्रदान के लिए भेजने की हिम्मत कर रहा है, तो उसके जरूर कोई छुपे इरादे हैं। मुझे जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए, मुझे धैर्य रखना होगा। आरब ने लंबे समय तक सोचा और आखिरकार खुद को रोक लिया। अंत में दोनों पक्षों ने बिना किसी जटिलता के आदान प्रदान कर दिया। कनिका आरब के हाथ में आ गई, जबकि हुका गोगा के पास वापस चला गया। गोगा ने आरब को गहराई से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने पहले कई सावधानियां तैयार की थी। जैसे ही आरब कोई कदम उठाता और उसके अग्नि तत्व जानवर को मार देता, वह तुरंत आरब को मौत की सजा दे देता। आरब को मारने के लिए एक अग्नि तत्व जानवर को मारने में समय लगता और उसी समय में वो आरब को मार सकता था। हालांकि आरब पूरे समय सावधान और सतर्क रहे। इस तरह गोगा पूरी तरह बेबस रह गया। यहाँ तक कि अगर वह आरब को मारना भी चाहता, आरब उसे मौका नहीं देते। आदान प्रदान के बाद सेफान ने हुका की चिंता दिखाई। हुका साहब, क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो। अब जब हम वापस आ गए हैं तो उस यांग नाम के बच्चे की मौत का दिन नजदीक है। आरब, है जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि अग्नि तत्व जानवर कबीले का विरोध करना कितनी बड़ी गलती थी। बेशक वो वास्तव में हुका की परवाह नहीं कर रहा था। वह तो बस आरब से बदला लेना चाहता था। कनिका ने चांदी जैसे दांत पीसे और बोली, सेफान, तुम जानवर हो। सेफान ने ठंडा हुकार भरा, कनिका, चूंकि तुमने मेरे पीछे न आने और मेरी औरत न बनने का फैसला किया है, तो एक दर्दनाक कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम्हारा फैसला कितना गलत था। जल्द ही मैं तुम्हें फिर से अपनी हथेली में वापस पालूंगा। तुम्हारा अभी जाना सिर्फ अस्थायी है। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन गोगा का अभी आरब के साथ युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। गोगा ने गंभीर स्वर में कहा, अभी के लिए वापस हटो। कमांडर गोगा, इसका क्या मतलब है? सेफान उलझन में था। क्या तुम्हें इस कमांडर के फैसले पर आपत्ति है? गोगा ने कड़े स्वर में डांटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेफान तुरंत चुप हो गया। उसे अपना चेहरा सूजा हुआ महसूस हो रहा था। उसने अभी अभी शेखी बढ़ारी थी, लेकिन अब अपने ही शब्द निगलने पड़ रहे थे। इस पर खूल दल के बुजुर्गों ने व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाया। सेफान केवल अग्नि तत्व जानवरों के साथ बेरंग होकर जा सका। रास्ते में सेफान पूछने की हिम्मत नहीं कर सका, जबकि दूसरे अग्नि तत्व जानवर उत्सुक थे। कमांडर, इसका क्या मतलब है? आदान प्रदान तो हो गया, अब हमें उस यांग नाम के बच्चे पर हमला करना चाहिए। एक बार वो यांग नाम का बच्चा मर गया तो सब खुश हो जाएंगे। आपका कदम। हाँ कमांडर, हमारी मौजूदा ताकत के साथ हमें उस यांग नाम के बच्चे से डरने की जरूरत नहीं है। गोगा ने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या जानते हो? ये खूल दल का क्षेत्र है। कौन जाने अब जब वह वापस आ गया है तो आरब ने क्या योजना बना रखी है। उसके क्षेत्र में जाने से पहले सावधान रहना बेहतर है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही खींचते रहे, दूसरे अग्नि तत्व जानवर बोले बिना नहीं रह सके। समय खींचना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। अभी हमने पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य को बंद कर रखा है। बाहर से आने वाला कोई भी तुरंत हमारे नियंत्रण में आ जाएगा और बाहर जाना असंभव है। पूरा उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य पूरी तरह एयरटाइट है। हमारे पास इस यांग के साथ धीरे धीरे खेलने का समय है और रक्षक चेतना जाल को तोड़ने का भी। गोगा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। ये सुनकर उसके पास के अग्नि तत्व जानवर बोले, कमांडर गोगा बहुत बुद्धिमान है। कमांडर गोगा बहुत बुद्धिमान है। इसी समय खूल दल में ये अग्नि तत्व जानवर सच में डरपोक है। जूनियर सेक्ट लीडर को देखते ही डर गए। बिल्कुल सही, वे लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। क्या कायर झुंड है। बेशक वे स्वाभाविक रूप से डरे हुए हैं। आखिरकार हमारे जूनियर सेक्ट लीडर ने उनके कई अग्नि तत्व जानवर भाइयों को मारा है और एक शक्तिशाली को पकड़ा भी है। अगर मैं होता तो मैं भी डर जाता। ये सुनकर आरब ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, इस गोगा कमांडर ने लड़ाई न करने और जाने का फैसला किया। वो मुझसे नहीं डरा, बल्कि अगर उसने लड़ाई का फैसला किया होता तो वो मूर्खतापूर्ण निर्णय होता। न लड़ने से ये साबित होता है कि गोगा एक बहुत खतरनाक अस्तित्व है और हमें जीतने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। इसका क्या मतलब? कई लोग उलझन में थे।
केवल मुबासा हंसे और बोले, आरब ने पूरे खूल दल में पहले ही एक बड़ा चेतना जाल स्थापित कर दिया है, जिसके बारे में तुम सब नहीं जानते। जब तक वे अग्नि तत्व जानवर अंदर आने की हिम्मत करते, उन्हें बिना निशान के मार दिया जाता। अफसोस की बात है कि गोगा कमांडर बहुत चालाक था और इतनी आसानी से जाल में नहीं फंसा। आरब ने सिर हिलाया। मुबासा सही कह रहे थे। यह अफसोस की बात थी कि इन अग्नि तत्व जानवरों ने लड़ाई का फैसला नहीं किया। बड़े चेतना जाल के बारे में खूल दल के अंदर बहुत कम बुजुर्ग जानते थे। केवल मुबासा को थोड़ा पता था। ये सच में अफसोसनाक है। इन बुजुर्गों को स्थिति का सार पता चला और उन्होंने निराशा में आह भरी। कनिका ने कृतज्ञता से आरब को देखा और कहा, आरब, तुम्हारी वजह से मैं बच पाई। अगर मेरे बड़े भाई अभी भी जिंदा होते तो उन्हें गर्व होता। तुम्हें अपनाने का उनका फैसला उनकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। अब उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य का भाग्य आरब के हाथों में है। यह निर्विवाद था कि उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य का भाग्य अब पूरी तरह आरब के हाथों में था। अगर आरब जीते तो उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य को अभी भी उम्मीद थी। अगर आरब मरे तो कोई नहीं जानता कि उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य फिर से अंधेरे में डूब जाएगा या नहीं। बुजुर्ग कनिका बहुत विनम्र है। मैं बस वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। चलो पहले खूल दल के अंदर चलते हैं। बाहर दीवारों के भी कान होते हैं। अंदर जाकर अगली रणनीति पर चर्चा करते हैं। आरब ने धीरे से कहा, जी चलते हैं। जूनियर सेक्ट लीडर की बात मानो। आजकल खूल दल में हर कोई आरब का पूरे दिल से सम्मान करता था और कुछ नहीं कहता था। सभी लोग साथ मिलकर खूल दल में दाखिल हुए। आरब और बाकी सब बैठ गए और एक दूसरे को देखा। फिर सबकी नजरें आरब पर पड़ गई, जिनमें मुबासा भी शामिल थे। उन्हें आरब की चमक छीनने से कोई आपत्ति नहीं थी। जब उन्होंने आरब को जूनियर सेक्ट लीडर चुना था तो उनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर चुना था। उन्हें उम्मीद थी कि आरब उनसे आगे निकलेंगे। हालांकि इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, फिर भी ये उनके लिए अच्छी बात थी, खासकर क्योंकि आरब ने हमेशा उन्हें इज्जत दी थी। मुबासा को क्या कहना था। आजकल आरब की अकेले खड़े रहने की क्षमता देखकर वे ज्यादा खुश नहीं हो सकते थे। आरब, अब बाइसन नगर निश्चित रूप से अभी भी अग्नि तत्व जानवरों के नियंत्रण में है। उनसे निपटने की तुम्हारी क्या योजना है? मुबासा ने पूछा। सभी की नजरें आरब पर थी। उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद आरब ने कहा, ईमानदारी से, मेरे पास जो दानवीय जानवर है और खूल दल की शक्तियों के साथ अग्नि तत्व जानवरों का विरोध करना अभी थोड़ा मुश्किल है। अगर हम बाहर सच में लड़े तो हमारे जीतने की संभावना 30% से ज्यादा नहीं होगी। ये तो बहुत कम है। आरब, तुम्हारे पास इतने सारे दानवीय जानवर हैं, फिर भी तुम अग्नि तत्व जानवरों को नहीं हरा सकते। हाँ, आरब ने कड़वाहट से कहा, मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, जरा सोचो, ये अग्नि तत्व जानवर इतने कम समय में पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य को चुपचाप नियंत्रित करने में सक्षम थे। क्या उनकी ताकत साधारण हो सकती है? कम से कम ये उतना सरल नहीं है जितना हमने पहले सोचा था। मुबासा सहमत थे। आरब सही कह रहा है। अगर हम खूल दल को नजरअंदाज कर दें तो भी बाइसन नगर में युद्ध समर्थ रैंक के लोगों की कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ समय पहले महान निष्पादक मो बाइसन नगर में नहीं थे, फिर भी वहां 2 और महान निष्पादक तैनात थे। इतनी मजबूत सुरक्षा, चेतना जालों और प्रतिबंधों के बावजूद हमें चुपचाप नियंत्रित कर लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि अग्नि तत्व जानवर हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। मुख्य बात यह है कि अग्नि तत्व जानवरों ने पूरे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और बाहर कोई खबर तक नहीं जा सकी। कनिका ने जोड़ा। आरब ने सिर हिलाया। सभी बुजुर्ग सही कह रहे हैं। अग्नि तत्व जानवरों की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जूनियर सेक्ट लीडर, तुम्हारी योजना क्या है? बिना किसी हिचकिचाहट के आरब ने कहा, अभी एकमात्र रास्ता यही है कि इन अग्नि तत्व जानवरों को हमारे क्षेत्र में आने दें और हमारे साथ लड़ने का मौका दें। हम चेतना जालों और प्रतिबंधों की शक्ति का इस्तेमाल करके उनसे लड़ेंगे तो जीतने की संभावना स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये कहते हुए आरब ने आदेश दिया, सेक्ट लीडर, मुझे खूल दल के अंदर एक नया बड़ा चेतना जाल स्थापित करना है, जो मेरी अधीनस्थ मछली जनजाति द्वारा पूरा किया जाएगा। स्पिरिट स्टोन के मामले में बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं? स्पिरिट स्टोन के मामले में खूल दल पूरी तरह तुम्हारा समर्थन करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो खूल दल को खाली करना पड़े, फिर भी मैं, मुबासा, नहीं झुकूंगा। मुबासा ने दृढ़ता से कहा, अच्छा, यही बेहतर है। बुजुर्ग लूना,
अपनी मछली जनजाति के सदस्यों को इकट्ठा करो। जी युवा मास्टर। लूना और बाकी मछली लड़कियां आयामी पेंडेंट से बाहर आई। आरब की आयामी पेंडेंट में ये उत्कृष्ट दिव्य शक्ति देखकर सब हैरान थे। हालांकि आरब की मौजूदा ताकत और क्षमता को देखते हुए उन्हें कोई संदेह नहीं था। वे उलझन में थे लेकिन कुछ पूछ नहीं रहे थे। वे जानते थे कि अब वे आरब के स्तर पर नहीं हैं, इसलिए पूछना बेकार था। युवा मास्टर, क्या आप एक और बड़ा चेतना जाल बनाने जा रहे हैं? लूना ने पलके झपकाते हुए पूछा। हाँ, एक डबल परत का बड़ा चेतना जाल बनाने की पूरी कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि एक बार ये अग्नि तत्व जानवर चेतना जाल में घुस गए तो उनके पास वापस लौटने का कोई मौका न रहे। आरब ने मुट्ठियां कसते हुए कहा। आरब का दृढ़ संकल्प देखकर मछली जनजाति के सदस्यों ने एक एक करके सहमति जताई। जी युवा मास्टर। आरब को एक और बड़ा चेतना जाल तैयार करते देखकर सभी सर्वोच्च बुजुर्ग उलझन में पड़ गए। मुबासा की भौहें भी उत्सुकता से उठ गई। उन्होंने पूछा, लेकिन जूनियर सेक्ट लीडर, गोगा मूर्ख तो नहीं है? हम उन्हें खूल दल के अंदर लड़ने के लिए कैसे लुभाएंगे? आज के अनुभव से लगता है कि गोगा बहुत सावधान और चौकस है। आरब ने आत्मविश्वास भरा भाव दिखाया और बोले, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या कहें। उन्होंने पहले से ही काफी योजनाएं बना ली थी। तो जूनियर सेक्ट लीडर के पास पहले से ही योजना है, ऐसे में हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? हाँ, तो बस जूनियर सेक्ट लीडर की तैयारियों का साथ देते हैं। जूनियर सेक्ट लीडर, कोई भी आदेश हो तो हमें बताना। हमारी बूढ़ी हड्डियां अभी भी कुछ काम की हैं। हम बिना हिचकिचाए अग्नि तत्व जानवरों से निपटेंगे। आरब के पास पहले से योजना होने का पता चलते ही ये सर्वोच्च बुजुर्ग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वे झुककर विदा हुए। मुबासा ने भी जाने से पहले आरब को सिर हिलाकर अभिवादन किया। केवल कनिका रही। उन्होंने अग्नि तत्व जानवरों के बारे में विभिन्न बातें आरब को बताई और उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी दी। आरब जानते थे कि कनिका को कैद में बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, इसलिए उन्होंने उन्हें सांत्वना दी। आखिरकार हाजन ने आरब पर उपकार किया था, इसलिए उन्हें कनिका का अच्छा ख्याल रखना था। अंत में कनिका भी उठीन और चली गई। कनिका को जाते देख आरब ने धीरे से आह भरी। मुझे ये साहस आखिर कहाँ से मिला? आरब हंस रहे थे और रोने के बीच में थे। उनका पहले का आत्मविश्वास और निश्चितता पूरी तरह नाटकीय था। वे अच्छी तरह जानते थे कि सब उनकी तरफ देख रहे हैं। अगर वे घबराते या उनका पक्ष अव्यवस्थित हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। उन्हें सबको शांत और विश्वास दिलाना था कि वे जीत सकते हैं। हकीकत में उन्हें खुद पर मुश्किल से ही भरोसा था और अभी कोई स्पष्ट योजना भी नहीं थी। कुछ योजनाएं उनके मन में थी, लेकिन वे पक्के नहीं थे कि वे उपयोगी होंगी या कितनी व्यवहारिक है। उन्हें ध्यान से सोचना था। योजना बनाने से पहले एक चीज पहले पुष्टि करनी है। आरब जगह पर टहलते रहे, हाथ पीठ पर बांधे। समय तेजी से बीता और पलक झपकते 5 दिन बाद। इन 5 दिनों में कोई खास घटना नहीं हुई। लूना ने मछली जनजाति के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए खूल दल के अंदर एक और बड़ा चेतना जाल स्थापित किया। इस पल आरब धीरे धीरे बड़े चेतना जाल वाले स्थान पर आए और लूना तथा कुछ मछली महिलाओं को काम करते देखा। युवा मास्टर, आरब ने नए चेतना जाल को संतुष्टि से देखा और सिर हिलाया। तुमने बहुत मेहनत की। युवा मास्टर, हम थके नहीं हैं, लूना ने गर्मजोशी से जवाब दिया। तो इस बार किस तरह का चेतना जाल बनाया? आरब ने उत्सुकता से पूछा। लूना ने ध्यान से समझाया। इस चेतना जाल को ड्रैगन वाटर चेतना जाल कहते हैं। ये एक जल चेतना जाल है। जल चेतना जाल, तुम्हारी क्या योजना है? आरब उलझन में थे। लूना ने खुशी से बताया, युवा मास्टर, शुरुआत में हमने अग्नि तत्व जानवरों से निपटने के लिए प्राचीन फायर रिफाइनिंग चेतना जाल लगाया था, लेकिन असल में आग को नियंत्रित करने वाली एकमात्र चीज पानी है। अगर हम प्राचीन फायर रिफाइनिंग चेतना जाल से अग्नि तत्व जानवरों की आग की ऊर्जा सोख ले और उसे इस ड्रैगन वाटर चेतना जाल में डाल दे, तो चेतना जाल के अंदर अग्नि तत्व जानवर कबीले की क्षमताएं बहुत ज्यादा सीमित हो जाएंगी। ये उत्कृष्ट है। आरब बेहद खुश हुए। लूना, पहले इन मछली जनजाति के सदस्यों से काम पूरा करवाओ, फिर मेरे साथ आओ। जी युवा मास्टर, लूना ने तुरंत सहमति जताई। अब ड्रैगन वाटर चेतना जाल लगभग पूरा हो चुका था, इसलिए लूना की उपस्थिति या अनुपस्थिति से फर्क नहीं पड़ता था। वो आयामी पेंडेंट में वापस आ गई। आरब और लूना काम करते करते एक दूसरे के आदी हो चुके थे, इसलिए जो भी करते लूना को साथ ले लेते। इस पल वे खूल दल की सीमा पर आए। यहाँ का दृश्य धुंध में लिपटा हुआ था और अकल्पनीय रूप से मनमोहक था। लूना ने उत्सुकता से पूछा,
युवा मास्टर, यहाँ क्यों आए? बुजुर्ग लूना, क्या तुम अपनी दिव्य आत्मा से पता लगा सकती हो कि यहाँ कोई अग्नि तत्व जानवर जासूस तो नहीं छुपे हैं? आरब ने पूछा। उत्सुकता के बावजूद लूना ने जल्दी से अपनी दिव्य आत्मा से खोज शुरू की और निष्कर्ष निकाला। नहीं युवा मास्टर, जब मैंने पहले चेतना जाल लगाया था तब मैंने जानबूझकर खूल दल के बाहर छुपे अग्नि तत्व जानवरों की जांच की थी, लेकिन कोई नहीं मिला। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? फिर से ध्यान से देखो, कोई कोना मत छोड़ना, आरब ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। लूना समझ नहीं पाई कि आरब इतने सावधान क्यों हैं, लेकिन फिर भी बारीकी से खोजा। इसमें उन्हें लगभग 3 घंटे लग गए। 3 घंटे बाद लूना अचानक चौंक कर बोली, युवा मास्टर, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि फूल दल के बाहर सच में अग्नि तत्व जानवर छुपे हुए थे? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी युद्ध सम्राट रैंक की दिव्य आत्मा को भी उन्हें मुश्किल से पकड़ पाई। अगर मैंने बारीकी से जांच न की होती तो मुझे भी उनकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल होता। युद्ध समर्थ रैंक के दूसरे स्तर के मार्शल आर्ट कलाकारों की तो बात ही छोड़ दें। ये सुनकर आरब बुदबुदाए। सच में बुजुर्ग लूना, धन्यवाद। ये तो कुछ नहीं युवा मास्टर, मैं सच में आपकी तारीफ करती हूँ कि आपने ये कैसे पता लगा लिया। कोई संकेत भी नहीं था, लूना ने हैरानी से कहा। आरब ने कड़वी मुस्कान दी। मैंने अंदाजा लगाया था, अग्नि तत्व जानवरों के पास दिव्य आत्मा से बचने का कोई साधन होना बिल्कुल सामान्य है। जहाँ तक मैंने क्यों अंदाजा लगाया, आखिरकार मैंने कभी ये नहीं माना कि अग्नि तत्व जानवर चीजों को ऐसे ही छोड़ देंगे। उन्होंने जरूर खूल दल के प्रवेश द्वार पर हमारी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कुछ आंखें छोड़ी होंगी। वैसे कितने अग्नि तत्व जानवर हैं? 4, खास तौर पर मजबूत नहीं, सभी युद्ध समर्थ रैंक के दूसरे स्तर पर, लूना ने जवाब दिया। ये सुनकर आरब ने ठुड्डी रगड़ी और गहरी सोच में पड़ गए। युवा मास्टर, चूंकि ये अग्नि तत्व जानवर अपने इरादे छुपाते हैं और यहाँ जासूस रखते हैं, तो हम जवाबी कार्रवाई कैसे करें? उन्हें मार दे? लूना ने पूछा। उन्हें मार दे? आरब ने सोचा, इन कुछ अग्नि तत्व जानवरों को मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इन जासूसों को मारने की जरूरत क्यों? आरब ने कहा, बुजुर्ग लूना, हमें इन जासूसों को नहीं मारना है। चूंकि गोगा और बाकी फूल दल को इतनी बुरी तरह देखना चाहते हैं, तो हम उन्हें देखने दें। युवा मास्टर का मतलब? लूना पूरी तरह आरब के विचारों से उलझ गई। तुम क्या सोचती हो कि अगर इन अग्नि तत्व जानवरों को पता चल जाए कि दानवीय जानवरों का एक बड़ा समूह खूल दल छोड़कर बाइसन नगर पर हमला करने और उसे बचाने जा रहा है, अगर गोगा और दूसरे अग्नि तत्व जानवरों को अपने जासूसों के जरिए पहले से पता चल गया, तो वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे? आरब ने पूछा। लूना ने एक पल सोचा और फिर दृढ़ता से बोली, ये अग्नि तत्व जानवरों का समूह निश्चित रूप से बाइसन नगर छोड़ देगा। बाइसन नगर उनके लिए बेकार है, उनका असली लक्ष्य तो आप है युवा मास्टर। अगर मैं उनकी जगह होती तो सीधे खूल दल की ओर आती। हाँ, वे निश्चित रूप से खूल दल आएंगे। एक बार जब वे खूल दल में घुस जाएंगे, तो क्या वे हमारी चेतना जालों की श्रृंखला में नहीं फंस जाएंगे? आरब ने कहा। आपकी ये चाल? लूना अवाक रह गई। आरब ने आगे देखा और हंसे। मेरी ये चाल कहलाती है उनकी रणनीति का उनके ही खिलाफ इस्तेमाल। लूना ने ध्यान से सोचा और अनजाने में कह दिया, युवा मास्टर, आप सही कह रहे हैं। खूल दल के बाहर इन जासूसों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप दानवीय जानवरों को बाइसन नगर पर हमला करने भेजते हैं, तो अग्नि तत्व जानवर मूर्ख नहीं है। वे जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। वे पहले ये पुष्टि करेंगे कि आपके दानवीय जानवर सच में बाइसन नगर पर हमला कर रहे हैं। उसके बाद ही वे खूल दल पर हमला करने आएंगे। तब तक वे जाल में फंस जाएंगे जैसा आपने कहा। लेकिन आपकी सेना भी बाहर चली जाएगी और खूल दल में नहीं रहेगी। सिर्फ चेतना जाल पर निर्भर रहकर जीतना आसान नहीं होगा। आरब ने हल्के से मुस्कुराया। बुजुर्ग लूना, इस बार तुमने बहुत ध्यान से सोचा। लूना बस जिज्ञासु है। लूना ने मैत्रीपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। आखिरकार अग्नि तत्व जानवरों से निपटना बहुत सावधानी से करना चाहिए। युवा मास्टर, आप लापरवाह नहीं हो सकते। मुझे पता है तुम क्या कह रही हो। सिर्फ डबल चेतना जाल पर निर्भर रहना अग्नि तत्व जानवरों से निपटने के लिए काफी नहीं है। मेरी सारी सेना को मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। इस डबल चेतना जाल के साथ केवल तभी मैं जीत सुनिश्चित कर सकता हूँ। आरब ने कहा, लेकिन बाहर भेजी गई सेना कम समय में कैसे वापस आ सकती है? इन दानवीय जानवरों को बाइसन नगर पर हमला करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, जबकि तूफानी बिजली दल के अग्नि तत्व जानवरों को यहाँ पहुँचने में सिर्फ 1 दिन लगेगा।
तब तक खूल दल को अग्नि तत्व जानवरों द्वारा रौंद दिया जाएगा, लूना ने कहा। आरब ने धीमे स्वर में जवाब दिया, बुजुर्ग लूना, क्या तुम भूल गई कि बाइसन नगर वास्तव में तियांडू डिवाइन कंट्री के प्रवेश द्वार के काफी करीब है? लूना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। युवा मास्टर, क्या आपका मतलब है तूफानी बिजली दल के अग्नि तत्व जानवरों को यहाँ पहुँचने में 1 दिन लगता है और मेरी बाहर भेजी सेना को वापस बुलाने में मुझे सिर्फ 1 घंटा लगेगा? ये 1 घंटा जीत और हार तय करने वाला समय होगा। आरब का चेहरा और गंभीर हो गया। उनकी ये चाल दरअसल जोखिम भरी थी। पहले वे अपनी दानवीय जानवर सेना को बाहर भेजेंगे, जानबूझकर इन जासूसों का इस्तेमाल करके दल के अंदर झूठी खाली अवस्था दिखाएंगे ताकि अग्नि तत्व जानवरों को लगे कि उनके पास कोई युद्ध शक्ति नहीं बची है और वे हमला करने आए। फिर 1 घंटे के अंदर वे अपनी सारी सेना वापस बुला लेंगे। अग्नि तत्व जानवर बहुत चालाक थे। गोगा नाम का अग्नि तत्व जानवर कमांडर और भी ज्यादा चालाक था। उन्हें पहले नुकसान हो चुका था, इसलिए अग्नि तत्व जानवर जल्दी संवाद कर सकते थे और हाई अलर्ट पर थे। उनके लिए सफल होना बहुत मुश्किल था। आजकल एकमात्र रास्ता जोखिम भरा कदम उठाना ही था। समय बीत रहा है और मैं, आरब, इंतजार नहीं कर सकता। चाहे जो हो, मुझे जुआ खेलना ही होगा। ये अग्नि तत्व जानवर साधारण प्रतिद्वंदी नहीं है। जोखिम उठाए बिना मैं कैसे सफल हो सकता हूँ? आरब ने मुट्ठियां भींच ली। योजना तय होने के तीसरे दिन खूल दल के बाहर पहरा दे रहे कुछ अग्नि तत्व जानवर जासूस ध्यान से देख रहे थे, कुछ भी चूकने से डरते हुए। भाइयों, सतर्क रहो, खूल दल पर कड़ी नजर रखो। जब हम वापस जाएंगे तो कमांडर से इनाम मिलेगा। ठीक है, ये अग्नि तत्व जानवर सावधानी से बात कर रहे थे। अचानक, भाइयों देखो, उन्होंने देखा कि लगभग 100 दानवीय जानवर आसमान में बेहद तेज गति से उड़ रहे थे। पलक झपकते वे गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कहा। इससे अग्नि तत्व जानवर जासूसों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। क्या हो रहा है? ये सभी दानवीय जानवर आरब के नियंत्रण में है। अब उन सबको बाहर भेजकर वह क्या करने की योजना बना रहा है? वे बाइसन नगर की ओर जाते लग रहे हैं। बिल्कुल सही, निश्चित रूप से बाइसन नगर की ओर। ये अरब क्या करना चाहता है? क्या वह बाइसन नगर को बचाने और वहां के उच्च स्तरीय युद्ध समर्थ रैंक के लोगों को बचाकर अपनी सेना बढ़ाने की योजना बना रहा है? अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से खबर भेजनी होगी। जल्दी संदेश भेजो। कुछ अग्नि तत्व जानवरों ने चर्चा की और तुरंत खबर भेज दी। साथ ही तूफानी बिजली दल के अंदर अग्नि तत्व जानवर कमांडर गोगा दल के अंदर एक जंगल में लकड़ी के घर में बैठकर चुपचाप सोच रहा था। उसी पल 3 अग्नि तत्व जानवर कमरे में कूदे और आदरपूर्वक बोले, कमांडर, कुछ हो गया। चूंकि गोगा आरब से निपटने की रणनीतियां सोच रहा था, उसने हैरानी से आंखें खोली और पूछा, क्या हो गया? विस्तार से बताओ। 3 अग्नि तत्व जानवरों ने जल्दी से आरब द्वारा लगभग 100 दानवीय जानवर भेजने की बात बताई। यह आरब क्या करना चाहता है? साफ है कि वह बाइसन नगर को बचाने के लिए दानवीय जानवर भेजना चाहता है और फिर बाइसन नगर की सेना के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ना चाहता है। लेकिन वह हमें कम आंक रहा है। उसे ये पता नहीं कि फूल दल में हमारे जासूस हैं। हाँ, कमांडर गोगा, निर्देश दीजिए। गोगा ने आंखें सिकोड़ी और बोला, आरब बाइसन नगर बचाने के लिए सेना भेज रहा है। मैं अभी इस बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता। यह अरब लोमड़ी की तरह चालाक है। कई जातियों को इसके हाथों नुकसान हो चुका है। हम इतनी आसानी से धोखे में नहीं आ सकते। जब तक बाइसन नगर में सच में बड़ी संख्या में दानवीय जानवर लड़ रहे हों और घेरा डाले हुए हो, तब तक जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। लेकिन ये अग्नि तत्व जानवर एक दूसरे को देखने लगे और कड़वाहट भरे स्वर में बोले, कमांडर, ये 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है। बिल्कुल सही कमांडर। इतनी बड़ी सेना बाहर भेजने के बाद अगर हम अभी खूल दल पर हमला कर दें तो ये यांग नाम का बच्चा हमारे द्वारा कटने का इंतजार कर रहा होगा। गोगा ने ठंडा हुंकार भरा और कहा, यह अरब चालाकी और योजनाओं से भरा हुआ है। अगर बाइसन नगर में कोई लड़ाई नहीं है तो ये बहुत संभव है कि ये उस बच्चे द्वारा जानबूझकर बिछाया गया जाल हो। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। इस व्यक्ति से निपटते समय धैर्य रखना जरूरी है। समय खींचना हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए इंतजार करते हैं। हालांकि दूसरे अग्नि तत्व जानवर बेचैन थे, लेकिन चूंकि गोगा ने ऐसा कहा था, उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की और नतीजे का इंतजार करने लगे। 3 दिन बाद गोगा के अधीनस्थ अग्नि तत्व जानवर जल्दी से उसके कमरे में दाखिल हुए और चिल्लाते हुए बोले, कमांडर, नतीजे आ गए। बाइसन नगर के ऊपर आसमान में लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ,
बाइसन नगर में हमारे बोए गए जासूस अग्नि तत्व जानवरों ने रिपोर्ट किया है कि बड़ी संख्या में दानवीय जानवर बाइसन नगर पर हमला कर रहे हैं। ये सच में हो गया। गोगा को यकीन नहीं हो रहा था। कमांडर, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। बाइसन नगर में हमारी सेना उन दानवीय जानवरों को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी। हमें अभी कदम उठाना चाहिए। खूल दल खाली होने का मौका उठाकर उन्हें और उस यांग नाम के बच्चे को खत्म कर दे। हाँ कमांडर, हम और इंतजार नहीं कर सकते। समय कम हो रहा है। उसके अधीनस्थ जानते थे कि क्या करना है और गोगा भी जानता था। हालांकि उसे हमेशा कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। कुछ गड़बड़ है। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हमारे पूर्वजों की यादों से लेकर मेरी अपनी समझ तक, ये यांग नाम का बच्चा हमेशा धोखेबाज और चालाक रहा है। वह इतनी आसानी से अपनी इतनी बड़ी कमजोरी कैसे उजागर कर सकता है? ये सुनकर कि गोगा अभी भी झिझक रहा है, अग्नि तत्व जानवर बेचैन हो गए। उनकी नजर में अगर वे यह मौका चूक गए तो दूसरा मौका निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। कमांडर, अब सोचने का समय नहीं है। बुद्धिमान लोग भी गलतियां करते हैं। आरब बस एक जवान बच्चा है। गलती करना तो स्वाभाविक है। हम इस कीमती मौके को नहीं छोड़ सकते, वरना अगर आरब सच में बाइसन नगर पर कब्जा कर लेता है और वहां के लोगों के साथ गठबंधन कर लेता है तो हमारे लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। कमांडर, मौके का फायदा उठाइए। अगर अभी कदम नहीं उठाया तो ऐसा अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अग्नि तत्व जानवर एक एक करके गोगा को सलाह दे रहे थे, जिससे उसकी भौहें अनिर्णय में सिकुड़ गई। कुछ समय बाद गोगा अपने अधीनस्थ अग्नि तत्व जानवरों की राय को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, अब कदम उठाते हैं। बाइसन नगर के लोगों को समय देने को कहो, जबकि हम खूल दल पर कब्जा करते हैं। सभी कबीले के सदस्य निकलो। गोगा के आदेश देते ही अग्नि तत्व जानवर इकट्ठे हुए और सीधे खूल दल की ओर बढ़ चले। समय बूंद बूंद बीत रहा था। आरब ने ये योजना बनाई थी, इसलिए उनका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि अग्नि तत्व जानवर समूह जाल में फंसेगा या नहीं और सावधान गोगा उनके जाल में आएगा या नहीं। लेकिन जल्द ही आरब के चेहरे पर खुशी छा गई। अग्नि तत्व जानवर आ रहे हैं, लूना ने आत्मा के जरिए बताया। वे अभी दूर है, लेकिन एक चाय पीने जितने समय में खूल दल पहुंच जाएंगे। ये सुनकर आरब का चेहरा खुशी से चमक उठा। अच्छा, अग्नि तत्व जानवर सच में जाल में फंस गए। लूना ने कहा, युवा मास्टर, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार हो रहा है। ये 1 घंटा सबसे महत्वपूर्ण है। सफलता या विफलता इसी पर निर्भर है। अग्नि तत्व जानवर बहुत चालाक है। हम उन्हें स्वेच्छा से जाल में आने का इंतजार नहीं कर सकते। मांगे, मैं अब तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इन दर्जन भर या उससे ज्यादा दानवीय जानवरों को नेतृत्व दो जो तुम्हारे अधीन है, और खूल दल के अंदर रखवाली करो। तुम्हें चेतना जाल के साथ सहयोग करना होगा और अग्नि तत्व जानवरों को कम से कम 1 घंटे तक रोकना होगा। 1 घंटे बाद अग्नि तत्व जानवरों का अंत हो जाएगा। आरब ने अपने अधीनस्थ गोल्डन बार्बरिक बुल को आदेश दिया। गोल्डन बार्बरिक बुल ने जल्दी से सहमति जताई। युवा मास्टर, बूढ़े बैल पर छोड़ दो। ऐसे में मैं पहले बाइसन नगर से दानवीय जानवरों को वापस लाता हूँ। आरब ने आस्तीन हिलाई। बुजुर्ग लूना, तुम यहाँ रहो और स्थिति को नियंत्रण में रखो। कोई समस्या नहीं। लूना सहमत हो गई। आरब ने टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट सक्रिय किया और सीधे तियांडू डिवाइन कंट्री में दाखिल हो गए। उनकी शुरुआती योजना बिल्कुल ऐसी ही थी। उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में तियांडू डिवाइन कंट्री का प्रवेश द्वार बाइसन नगर से ज्यादा दूर नहीं था। सिर्फ एक चाय पीने जितना समय। लगभग 100 दानवीय जानवरों ने बाइसन नगर पर हमला किया था, जाहिरा तौर पर वहां सारी शक्ति केंद्रित करते हुए। लेकिन असली बात यह थी कि आरब उन्हें आगे पीछे स्थानांतरित कर सकते थे। टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट का उपयोग करके तियांडू डिवाइन कंट्री में जाना, फिर वहां से बाइसन नगर के प्रवेश द्वार की ओर जाना, बाइसन नगर जाकर आयामी पेंडेंट के साथ मिलकर सभी दानवीय जानवरों को लेना और खूल दल वापस आना। ये काम केवल आरब ही कर सकते थे और केवल उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में ही संभव था, क्योंकि तियांडू डिवाइन कंट्री उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य के अंदर स्थित था। इन्हीं बातों का फायदा उठाकर आरब ने सांप को बाहर निकालने के लिए लालच दिया था। जल्दी करनी होगी। तियांडू डिवाइन कंट्री में पहुंचकर आरब ने तुरंत प्रतिबंध को नियंत्रित किया। पलक झपकते ही वे उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में तियांडू डिवाइन कंट्री के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और फिर पूरी गति से बाइसन नगर की ओर दौड़ पड़े। एक पल में एक चाय पीने का समय बीत गया और आरब तेजी से बाइसन नगर के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लगभग 100 दानवीय जानवर अग्नि तत्व जानवरों से लड़ रहे थे।
लेकिन आरब के निर्देश के अनुसार दानवीय जानवर अभी भी पीछे हट रहे थे और अग्नि तत्व जानवरों से पूरी ताकत से नहीं लड़ रहे थे। वे बाद के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहे थे। इसके बावजूद बाइसन नगर में बचे हुए अग्नि तत्व जानवरों से निपटना उनके लिए काफी मुश्किल था। करीब से देखने पर जमीन पर कई अग्नि तत्व जानवरों की लाशें पड़ी थी। केवल 3-5 अग्नि तत्व जानवर अभी भी जीवित थे। इस पल आरब प्रकट हुए। गुलामी प्रतिबंध की वजह से इन दानवीय जानवरों ने तुरंत उन्हें महसूस कर लिया। युवा मास्टर आ गए। आरब ने इन दानवीय जानवरों को देखा और धीरे से कहा, ठीक है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। बचे हुए इन अग्नि तत्व जानवरों को मार दो, फिर हमें वापस जाना है। आरब, तुम यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हो? बचे हुए अग्नि तत्व जानवर हैरान और डर गए। चाहे जो हो, वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। इसका कोई मतलब नहीं बन रहा था। कहे, तुम जानना चाहते हो? अफसोस, हमारे युवा मास्टर के रहस्य तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। दानवीय जानवरों ने अब पीछे नहीं हटना और सब पर एक साथ टूट पड़े। 100 सांसों से भी कम समय में बचे हुए अग्नि तत्व जानवरों को दानवीय जानवरों ने एक झटके में पकड़ लिया। इन अग्नि तत्व जानवरों से निपटने के बाद दानवीय जानवरों ने पूछा, युवा मास्टर, अब क्या करना है? ये अग्नि तत्व जानवर निश्चित रूप से बाकी लोगों को मेरे बाइसन नगर में आने की सूचना दे देंगे, जो उनकी खास क्षमता है। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जल्दी वापस जाना होगा। सभी आयामी पेंडेंट में दाखिल हो जाओ। आरब ने आदेश दिया। जी युवा मास्टर। सभी दानवीय जानवर आज्ञाकारी तरीके से आयामी पेंडेंट में चले गए। आरब, देखो, वह आरब है। ये सारे दानवीय जानवर आरब की बात मान रहे हैं। क्या हो रहा है? मैंने सुना था आरब गद्दार है ना? बाइसन नगर के लोग पूरी तरह भ्रमित थे। वे सच्चाई नहीं समझ पा रहे थे। अगर आरब का दानवीय जानवरों से कोई संबंध नहीं था तो वे उसकी क्यों सुन रहे थे? लेकिन अगर आरब अग्नि तत्व जानवरों के साथ मिला हुआ था तो फिर उसने दानवीय जानवरों का इस्तेमाल करके अग्नि तत्व जानवरों को क्यों मारा? वास्तव में क्या हो रहा था? भीड़ बेचैन थी और आसमान में आरब को देख रही थी। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि इस पल आरब के पास उनमें से हर एक की जान नियंत्रित करने की शक्ति थी। आरब ने बाइसन नगर के मार्शल आर्ट कलाकारों को कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई। वे जानते थे कि सच्चाई देर सवेर सामने आ जाएगी। अभी उन्हें जो करना था वह था एक साथ सभी अग्नि तत्व जानवरों से छुटकारा पाना। शायद ये किस्मत थी। तियांडु सम्राट ने एक बार दानवीय जानवरों को दुश्मन माना था और उनके शिष्य के रूप में कभी कभी ये जिम्मेदारी उठानी जरूरी हो जाती थी। अगले पल आरब पलटे और चले गए। आरब को जाते देखकर बाइसन नगर के लोग और भी ज्यादा भ्रमित हो गए, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें परेशान करने वाले अग्नि तत्व जानवर सब मारे जा चुके थे। क्या आरब ने हमें बचाया? शायद यह आरब और अग्नि तत्व जानवरों के बीच झगड़ा है। उनकी मिलीभगत उजागर हो गई। मैंने सुना है कि आरब अग्नि तत्व जानवरों का कुत्ता है और लगता है ये सच है। ये भी अच्छा है कि कुत्तों की ये लड़ाई हमें एक अच्छा नाटक देखने को दे रही है। चाहे आरब ने अग्नि तत्व जानवरों के साथ हाथ मिलाया हो या नहीं, तुम में से कोई नहीं जानता। जो लोग उसकी बुराई कर रहे हैं उन्हें पहले स्थिति समझनी चाहिए। कम से कम अभी ये आरब ही है जिसने हमें बचाया। एक पल के लिए बाइसन नगर गर्मा गर्म बहस से भर गया। अग्नि तत्व जानवरों की तरफ देखें तो जब आरब निकले उन्हें खूल दल के ऊपर पहुंचने में सिर्फ एक चाय पीने जितना समय लगा। कमांडर, खूल दल के अंदर मुश्किल से कोई बचाव है। चलो अंदर जाए और उस यांग नाम के बच्चे को पकड़े। चलो चलते हैं। गोगा ने देखा कि उसके अधीनस्थ अग्नि तत्व जानवरों के ऐसे विचार हैं। हालांकि उसके पास फैसला लेने की शक्ति थी, लेकिन बहुमत का पालन करते हुए उसने सिर हिलाया। ठीक है, अंदर चलते हैं। एक पल में विशाल अग्नि तत्व जानवर खूल दल में दाखिल हो गए। खूल दल के बच्चों, हाँ, क्या तुम अपने दादा के सामने समर्पण करने नहीं आते? बस आज्ञाकारी तरीके से फायर स्पिरिट वर्म ले लो, हम तुम्हारी जाने नहीं लेंगे। अग्नि तत्व जानवर जोर से हंसे। यांग नाम के बच्चे, मौत करीब है, जल्दी बाहर आ जा। अग्नि तत्व जानवर चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे, लेकिन केवल गोगा भौहें सिकोड़ रहा था। उसे कुछ अजीब लग रहा था। बहुत अजीब। क्या यह संभव है कि फूल दल में कोई रक्षात्मक उपाय नहीं था और वे उनके अग्नि तत्व जानवरों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे? यहाँ तक कि जब वे पहले से ही खूल दल के अंदर थे, खूल दल के लोगों ने उन्हें बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। ये बात समझ से परे थी। जैसे ही गोगा गहरी सोच में था, अचानक एक के बाद एक 10 से ज्यादा दानवीय जानवर प्रकट हुए, जिनका नेतृत्व गोल्डन बार्बरिक बुल कर रहा था, जिसे आरब ने व्यवस्थित किया था।
उनकी ताकत पहले से ही युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। प्रचंड शक्ति के साथ गोल्डन बार्बरिक बुल ने गोगा और दूसरे अग्नि तत्व जानवरों को भयंकर नजरों से देखा। गोल्डन बार्बरिक बुल, हमारी जानकारी में तो ये नहीं था कि तुम आरब के नियंत्रण में हो। लगता है आरब के पास अभी भी कोई छुपी हुई चाल है। गोगा ने धीमी आवाज में कहा, कमांडर, तो क्या अगर उसके पास छुपी चाल है? ये अरब सच में अपनी सेना बाहर भेज गया, सिर्फ 1 दर्जन दानवीय जानवरों को घर की रखवाली के लिए छोड़कर। वे कैसे सोचते हैं कि ये थोड़ी सी शक्ति हमारे अग्नि तत्व जानवरों के खिलाफ रक्षा कर सकती है? कई अग्नि तत्व जानवरों ने व्यंग्य किया, जैसे वे पहले से ही जीत का स्वाद चख रहे हों। गोल्डन बार्बरिक बुल ने हुकारा भरा और कहा, तुम लोगों से निपटने के लिए हमारी संख्या काफी है। कमांडर, ये बर्बर बैल सच में घमंडी है, इन्हें हम पर छोड़ दो, आओ इन्हें मिटा दे। गोगा को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, लेकिन चूंकि वे पहले ही फूल दल में घुस चुके थे, अब लड़ाई अनिवार्य थी। कदम उठाओ, पीछे मत हटो, पूरी ताकत दो, गोगा ने आदेश दिया। जी। जब इन अग्नि तत्व जानवरों ने जवाब दिया तो ऐसा लग रहा था जैसे वे लंबे समय से खुद को रोक रहे थे। एक एक करके उन्होंने लपटे उगली जो सीधे गोल्डन बार्बरिक बुल की ओर गई। यह देखकर गोल्डन बार्बरिक बुल टस से मस नहीं हुआ और खुद को बचाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मौत ढूंढ रहे हो? कई अग्नि तत्व जानवरों ने व्यंग्य किया। हालांकि अगला जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अचानक अग्नि तत्व जानवरों द्वारा उगली विशाल लपटे अप्रत्याशित रूप से अवशोषित हो गई, जैसे ये लपटे परत दर परत खाई जा रही हों। अग्नि तत्व जानवर पूरी तरह अवाक रह गए। उनकी लपटों में केवल लगभग 30% मूल शक्ति बची थी और वे गोल्डन बार्बेरिक बुल और दूसरे दानवीय जानवरों के शरीर पर लगी। लेकिन इस 30% शक्ति का क्या फायदा? ये बेकार थी। गोल्डन बार्बेरिक बुल और दूसरे दानवीय जानवरों के शरीर पहले से ही बहुत मजबूत थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें खास तौर पर मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के रूप में चुना गया हो। अग्नि तत्व जानवरों की लपटें अपनी मूल शक्ति के 2-3 गुने तक कम हो गई तो वे गोल्डन बार्बरिक बुल और दूसरे दानवीय जानवरों को नुकसान कैसे पहुंचा सकती थी? क्या ये कैसे संभव है? क्या हुआ? सभी अग्नि तत्व जानवर भौचक्के थे। ये एक चेतना जाल है, गोगा ने धीमी आवाज में चिल्लाया। अपनी खूनलाल आंखों से वह चारों ओर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख रहा था। उसने स्थिति को कम आंका था। वह जानता था कि वो लापरवाह हो गया था। उसे पता नहीं था कि चारों ओर एक चेतना जाल स्थापित किया गया था और जब वे अंदर आए तो चेतना जाल अभी सक्रिय नहीं हुआ था। जैसे ही वे अंदर आए, चेतना जाल सक्रिय हो गया, उन्हें अंदर फंसा लिया और बाहर जाने का कोई मौका नहीं दिया। इसके अलावा ये चेतना जाल खास तौर पर उनके और उनके अग्नि तत्व जानवरों के खिलाफ बनाया गया लग रहा था। ये एंशिएंट फायर रिफाइनिंग चेतना जाल है, गोगा ने अपने विशाल अनुभव के साथ गुस्से से कहा। आरब की सच में एक योजना थी। हालांकि उसने हमारे अग्नि तत्व जानवरों को कम आंका। ये चेतना जाल हमें रोक तो सकती है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि तुम कुछ लोगों और इस चेतना जाल के साथ मिलकर हमारे अग्नि तत्व जानवर समूह से मुकाबला कर सकते हो? ये कहते ही गोगा ने अचानक कदम उठाया। युद्ध समर्थ रैंक के शिखर पर उसकी ताकत पूरी तरह उजागर हो गई। ये भव्य प्रदर्शन अनगिनत अग्नि तरंगों को आसमान को ढकने के लिए काफी था और लपटे शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर थी। इसके अलावा ये शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर आरब की तरह दूसरी अवस्था में थी। दूसरी अवस्था की शेप शिफ्टिंग लिक्विड फायर के प्रकट होने के साथ इसकी शक्ति धरती हिला देने वाली थी। परत दर परत चीरते हुए लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। अग्नि तत्व जानवर कमांडर बहुत शक्तिशाली है। एंशिएंट फायर रिफाइनिंग चेतना जाल उसकी केवल 5% शक्ति ही अवशोषित कर सकता है। लूना चौंक गई। एंशिएंट फायर रिफाइनिंग चेतना जाल को नियंत्रित करने वाली लूना ने इसे किसी और से ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस किया। एंशिएंट फायर रिफाइनिंग चेतना जाल ने गोगा की अग्नि शक्ति का 3 से 5% पहले ही अवशोषित कर लिया था और जो बचा बाकी 5% अभी भी मजबूत और भयानक थी। यहाँ तक कि दूर खड़े होकर भी उसे भय की एक लहर महसूस हुई। ड्रैगन वाटर चेतना जाल सक्रिय करो, लूना ने तुरंत फैसला लिया। जैसे ही ड्रैगन वाटर चेतना जाल सक्रिय हुआ, खूल दल के अंदरूनी हिस्से में तेज बदलाव आ गए। एंशिएंट फायर रिफाइनिंग चेतना जाल, जिसने पर्याप्त लपटें अवशोषित कर ली थी, ने अचानक उन लपटों को वापस अग्नि तत्व जानवरों पर उगल दिया। फिर ड्रैगन वाटर चेतना जाल भी एक साथ खुला। बड़ी संख्या में जल ड्रैगन को एक सांस में उगलते हुए पानी और आग एक साथ प्रकट हुए। एक बिजली जैसा नजारा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था।
दानवीय जानवरों के भाइयों, ड्रैगन वाटर चेतना जाल और एंशिएंट फायर रिफाइनिंग चेतना जाल की समय सीमाएं हैं। अगर स्पिरिट स्टोन खत्म हो जाए तो इन दोनों चेतना जालों की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तुम लोग जल्दी कदम उठाओ, उन्हें चेतना जाल की सीमा से बाहर जाने मत दो और इसे पर्याप्त समय तक रोके रखो। लूना घबराई हुई थी और किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रही थी, पूरे दृश्य को निर्देशित करती हुई। बेशक दानवीय जानवर लूना के आदेशों का पालन करेंगे और आदेश मिलते ही वे तुरंत कदम उठाए। खूल दल के बुजुर्गों और सेक्ट लीडर, तुम भी कदम उठाओ, लूना ने कहा। यह लड़ाई उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य के जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण थी। ये लड़ाई अरब के लिए बहुत जरूरी थी। वो एक पल के लिए भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, यहां तक कि सिर्फ एक घंटा ही सही। वो अरब के लिए इसे पूरी ताकत से सुरक्षित रखना चाहती थी। इस वक्त गोगा और अग्नि तत्व जानवरों के चेहरे आखिरकार बदल गए। पानी और आग के संयुक्त हमले के तहत वे अचानक मुश्किल में पड़ गए और साथ ही कई दानवीय जानवरों के हमलों और कई उच्च स्तरीय खूल दल के सदस्यों के छुपकर हमलों का सामना कर रहे थे। वे बुरी स्थिति में थे, खुद का बचाव करने में असमर्थ। गोगा के दांत और भी सख्त भींच गए। वह जानता था कि उसे धोखा दिया गया था। सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र में फंसाया गया था, क्योंकि अभी अभी उसे बाइसन नगर में मरते हुए कुछ अग्नि तत्व जानवरों से आत्मा संदेश मिला था। आरब वास्तव में बाइसन नगर में प्रकट हुआ था। इसका कोई कारण नहीं था। कोई उसे बता सकता है, इतने सारे जासूसों की नजर में आरब इतने रहस्यमय तरीके से बाइसन नगर में कैसे प्रकट हो सकता है? दूसरे पक्ष ने ये कैसे किया? ये सब बिल्कुल बेकार और बेमानी था, लेकिन गोगा समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। अरब ने एक ऐसा जाल बिछाया था जो दिमाग घुमा देने वाला था और गोगा उसमें फंस गया था। गोगा के अंदर आग जल रही थी। फूल दल के अंदर दोहरा चेतना जाल अपना असर दिखा चुका था। दबाव बनाए रखो, इन आग वाले जानवरों को कोई मौका मत दो, इन्हें रोके रखो, समय खींचो और युवा मास्टर के लौटने का इंतजार करो। ये दैत्य जानवर और फूल दल के ऊंचे स्तर के सदस्य चेतना जाल के साथ मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बढ़त ले ली है और आग वाले जानवरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। जोश बहुत अच्छा है, लूना ने आह भरते हुए कहा। फूल दल की तरफ उनका मनोबल ऊंचा था और वे लगातार आग वाले जानवरों को दबा रहे थे, लेकिन अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं टिका। जैसे ही सबको लगने लगा कि आग वाले जानवर अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, अचानक दहाड़। ध्यान से देखने पर पता चला कि गोगा ने एक बहुत तेज और कानों को बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई, जिसने चारों तरफ हिला दिया और सबके दिल ठंडे पड़ गए। उसके तुरंत बाद हवा का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरा फूल दल किसी ज्वालामुखी में बदल गया हो। चारों तरफ की हवा ऐसी लग रही थी जैसे आग की लपटों में बदल चुकी हो। जैसे ही ये लपटें दिखीं, इन्होंने ड्रैगन वाटर चेतना जाल के पानी और प्राचीन अग्नि परिशोधन चेतना जाल की सोखी हुई आग दोनों को निगल लिया और उन्हें पूरी तरह ढक दिया। चेतना जाल की दोनों परतें गोगा के गुस्से से पीछे धकेल दी गईं। ओह! लूना के चेहरे का रंग सदमे से उड़ गया। उसने और आरब ने इन आग वाले जानवरों की ताकत को पहले ही बहुत ज्यादा आंक लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकी शक्ति को कम करके आंका। प्राचीन अग्नि परिशोधन चेतना जाल और ड्रैगन वाटर चेतना जाल के मिलने से बहुत तेज दबाव बना था, जिससे सैकड़ों आग वाले जानवरों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन गोगा ने अकेले ही सब कुछ पलट दिया। युद्ध समर्थ रैंक के शिखर पर पहुंचे एक आग वाले जानवर की दहशत ने वहां मौजूद सब लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया और उनका खून ठंडा कर दिया। अपने गुस्से में गोगा की लपटें बाहर फैल गईं। उन्होंने सीधे दोनों चेतना जालों को नुकसान पहुंचाया और सुनहरे बर्बरसांड तथा फूल दल के ऊंचे स्तर के सदस्यों को भी अस्त व्यस्त कर दिया। कितना ताकतवर! लूना का पसीना छूट गया। उसे एहसास हुआ कि अब दोहरे चेतना जाल का कोई खास असर नहीं रह गया है। अगर वे गोगा को नहीं दबा सके तो दोहरा चेतना जाल बेकार हो जाएगा। लेकिन गोगा को कौन दबा सकता था? हम आग वाले जानवरों के खिलाफ खड़े जो भी होंगे सब मरेंगे। गोगा ने गुस्से से दहाड़ा और उसने एक जोरदार कदम आगे बढ़ाया। इससे सभी लोग एक कदम पीछे हट गए और उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सके। एक ही दहाड़ के साथ लपटें फूट पड़ी और आसमान पर छा गईं। उन्होंने सीधे युद्ध समर्थ रैंक के तीसरे स्तर के एक दैत्य जानवर को अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में वह मजबूत रक्षात्मक दैत्य जानवर गोगा के सामने कुछ नहीं कर सका और मारा गया। लपटों ने उस दैत्य जानवर को पूरी तरह भस्म कर दिया, नामो निशान तक नहीं छोड़ा। यह दृश्य देखकर बाकी दैत्य जानवर डर के मारे पीले पड़ गए। बहुत ताकतवर है, यह आग वाला जानवर बहुत खतरनाक है। हम इससे कैसे लड़ सकते हैं? सुनहरा बर्बरसांड गुस्से में चिल्लाया। पीछे हटो, अभी पीछे हटो। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अकल्पनीय ताकत का दबाव महसूस हो रहा था। गोगा की खौफनाक ताकत युद्ध समर्थ रैंक के शिखर पर थी और उसमें आग वाले जानवरों की खास क्षमताएं भी थी। अकेले अपनी ताकत से वह सब पलट सकता था। सुनहरा बर्बरसांड युद्ध समर्थ रैंक के 8वें स्तर पर था, लेकिन वह भी गोगा का मुकाबला नहीं कर सकता था।
उसके जैसे कई और होते तब भी वे गोगा के सामने बेबस होते। पसीना टपक पड़ा और कई दैत्य जानवरों का मनोबल एकदम गिर गया। आह! एक चीख गूंजी और फूल दल का एक बुजुर्ग जलकर राख हो गया। गोगा ने हमला किया। उसकी आग को कोई रोक नहीं सकता था। वह रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाती हुई आगे बढ़ी और फूल दल को गंभीर खतरे में डाल दिया। रुको! लूना ने दांत भींचे और मछली जनजाति के कई मछली मानवों के साथ मिलकर चेतना जाल को बनाए रखने के लिए एकजुट हो गई। दोहरा चेतना जाल अब समय खींचने का एकमात्र सहारा था। जब तक वे आरब के लौटने तक टिके रह सकते थे, सब ठीक हो जाता। हम्फ! क्या एक छोटा सा चेतना जाल मुझे रोक सकता है? गोगा ने दहाड़ा। आकार बदलने वाली तरल आग का दूसरा चरण समुद्र की लहरों की तरह बह निकला। यह साफ था कि उसकी असली ऊर्जा कितनी डरावनी थी। इसलिए भले ही प्राचीन अग्नि परिशोधन चेतना जाल और ड्रैगन वाटर चेतना जाल दोनों मिलकर लपटों को दबा रहे थे, जहां जहां आग गुजरती वहां कोई टिक नहीं सकता था। समय के साथ दोनों चेतना जालों में गोगा द्वारा तोड़े जाने के संकेत दिखने लगे। हर चेतना जाल की अपनी सीमाएं होती है। प्राचीन अग्नि परिशोधन चेतना जाल और ड्रैगन वाटर चेतना जाल भी इससे अलग नहीं थे। एक बार सीमा पर पहुंचने के बाद चेतना जाल अपने आप टूट जाता। अब सब देख सकते थे कि चेतना जाल मुश्किल से टिक पा रहा था। धत तेरी! मुबासा ने दांत पीस लिए। उसने बुजुर्गों, ऊंचे स्तर के सदस्यों और शिष्यों की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि दोहरा चेतना जाल सचमुच टूट जाएगा। नहीं, उन्होंने सोचा था कि दोनों चेतना जालों की संयुक्त ताकत के बावजूद वे गोगा को नहीं दबा पाएंगे। जब चेतना जाल टूटने ही वाला था, लूना की आंखों में घबराहट भर गई। अगर चेतना जाल टूट गया तो फूल दल का खात्मा हो जाएगा। युवा मास्टर, आप कब लौटेंगे? लूना ने मन ही मन चीखा। मारो! गोगा जोर से हंस पड़ा। इसमें कोई शक नहीं था कि आग वाले जानवरों ने अब बढ़त ले ली थी। जैसे ही गोगा ने अकेले दोहरे चेतना जाल का सामना किया, बाकी आग वाले जानवरों को भी सांस लेने का मौका मिल गया। लगभग 100 आग वाले जानवरों ने फूल दल के अंदर पूरी तबाही मचा दी। बिना किसी रोक के सब कुछ जलाया और काटा। पूरा फूल दल पल भर में स्वर्ग से नरक बन गया। सबके दिल कांप रहे थे। ठीक इसी पल अचानक ऊंचे आसमान में एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। चमकती धूप में वह व्यक्ति खास तौर पर नजर आ रहा था। सबने ऊपर देखा और साफ साफ पहचान लिया कि वह कौन है। युवा मास्टर, युवा सेक्ट मास्टर। युवा मास्टर वापस आ गया है। श्री हुआंग का दिल, जो गले तक आ गया था, आखिरकार शांत हुआ। जो व्यक्ति अचानक ऊंचाई पर प्रकट हुआ, वह और कोई नहीं बल्कि आरब था। इस पल आरब चचटाती बिजली में लिपटा हुआ था। वह आसमान में ऊंचा खड़ा नीचे का पूरा दृश्य देख रहा था। वह अभी अभी टेलीपोर्टेशन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके तियांडू डिवाइन कंट्री से वापस भागा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आग वाले जानवरों की ताकत इतनी ज्यादा होगी। जब वह लौटा, तब तक फूल दल इस हालत में पहुंच चुका था। आरब! आसमान में आरब को देखकर गोगा तुरंत गुस्से से भर गया। आरब ने भी नीचे गोगा को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह आग वाले जानवरों को फूल दल में ऐसी तबाही मचाने के लिए माफ नहीं कर सकता था। गोगा! आरब ने दहाड़ा। दोनों की इस मुलाकात ने तुरंत युद्ध की आग को और भड़का दिया। आरब, तुम सही समय पर आ गए हो। मुझे चिंता थी कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं पहले तुम्हें मारूंगा। गोगा गुस्से में दहाड़ा और लपटे आरब की ओर बढ़ी। दूसरे चरण की तरल आग। आरब ने आंखें सिकोड़ ली। अपनी ऊंची जगह से उसने हाथ हिलाया और पल भर में आयामी पेंडेंट के अंदर मौजूद सारे दैत्य जानवरों को छोड़ दिया। इतने सारे दैत्य जानवर प्रकट होते ही युद्ध समर्थ रैंक की 8वीं परत के 2 जानवर सामने आ गए और बाकी दैत्य जानवरों ने मिलकर ताकत लगाई। गोगा की आग की शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन इतने सारे दैत्य जानवरों के साथ बचाव करने के सामने वह थोड़ी कमजोर पड़ गई। हालांकि वे बचाव करने में सफल रहे। आरब ने भौहें चढ़ाई और बुदबुदाया, कितनी मजबूत तरल आग की शक्ति है। गोगा की मार्शल आर्ट ताकत युद्ध समर्थ रैंक के शिखर तक पहुंच गई है और यह सचमुच कोई मजाक नहीं है। इतने सारे दैत्य जानवरों के साथ भी वे मुश्किल से उसकी एक चाल रोक पा रहे हैं। वह अकेला, एक आग वाला जानवर, पूरी आग वाली सेना के बराबर है। हालांकि आरब अभी अभी यहाँ पहुंचा था, वह देख सकता था कि गोगा से निपटना कितना मुश्किल है। आरब, तुम सचमुच साधारण नहीं हो। गोगा के खूंखार नुकीले दांत दिख रहे थे। वह अपने हमले से आरब को मारने में नाकाम रहा। इसके अलावा ये सब चीजें आरब से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक पल पहले आरब बाइसन नगर में था और अब यहाँ प्रकट हो गया। आखिर यह आरब कौन है? युवा मास्टर, युवा मास्टर। फूल दल के ऊंचे स्तर के सदस्य और कई दैत्य जानवर आरब के साथ जुट गए। युवा मास्टर, आपकी वापसी बिल्कुल सही समय पर हुई है। लूना, जो अभी भी चेतना जाल थामे हुए थी, ने अपनी आत्मा की आवाज से कहा। युवा मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? आरब ने गोगा पर गहरी नजर डाली लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। युवा मास्टर, यह गोगा ही असली मुसीबत है। युवा मास्टर, हम इस आग वाले प्राणी कमांडर से कैसे निपटे? आरब को सिर दर्द हो रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि इतने सारे दैत्य जानवर और फूल दल के लोग उसे देख रहे हैं। चाहे उसके पास कोई हल न हो, फिर भी उसे कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। वरिष्ठ लूना, प्राचीन अग्नि परिशोधन चेतना जाल और ड्रैगन वाटर चेतना जाल कितनी देर और टिक सकते हैं? आरब ने पूछा। यह सब बिल्कुल बेमानी था।
लेकिन गोगा समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। आरब ने एक ऐसा जाल बिछाया था जो दिमाग घुमा देने वाला था और गोगा उसमें फंस गया था। गोगा के अंदर आग जल रही थी। अब ज्यादा देर नहीं, इन्हें अभी अभी गोगा को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर इन्हें बाकी आग वाले जानवरों से निपटना पड़े तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे और टिक पाएंगे। लूना ने जवाब दिया, अगर मैं तुमसे इन 2 चेतना जालों का इस्तेमाल गोगा को दबाने के लिए करने को कहूँ तो? आरब ने पूछा, ये 2 चेतना जाल कितनी देर टिक सकते हैं? लूना ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, युवा मास्टर, गोगा बहुत ताकतवर है। बाकी आग वाले जानवरों को मिलाकर दबाने से भी ज्यादा मुश्किल है अकेले उसे दोहरे चेतना जालों से दबाना। मुझे डर है कि ये ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा ही टिक पाएंगे, यही इनकी सीमा है। आधा घंटा? हो, अगर तुम पूरी ताकत से गोगा को दबाओ तो तुम उसकी कितनी ताकत दबा सकती हो? आरब ने पूछा। गोगा दूसरे आग वाले प्राणियों से अलग है। अगर हम उसे दबाने के लिए दोहरे चेतना जालों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे डर है कि हम उसकी केवल 30% ताकत ही दबा पाएंगे, लूना ने जवाब दिया। यह सुनकर आरब ने एक भारी आह भरी। केवल 30% दबाने पर आरब इस नतीजे से संतुष्ट नहीं था। हालांकि इस समय इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं लग रहा था। यह सोचकर उसने अब किसी बात पर जोर नहीं दिया और सीधे 10 दैत्य जानवरों की ओर इशारा किया। तुम कुछ लोग रुको। जी युवा मास्टर। आरब द्वारा चुने गए 10 दैत्य जानवरों में सुनहरा बर्बरसांड सहित युद्ध समर्थ रैंक की 8वीं परत के कुल 3 जानवर थे और बाकी 7 सब युद्ध समर्थ रैंक की 7वीं परत के थे। वे इकट्ठा हुए और आरब के पास खड़े हो गए, किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार। आरब ने फिर आदेश दिया, बाकी बचे हुए लोग और फूल दल के बुजुर्ग तथा नेता, मैं दूसरे आग वाले प्राणियों का जिम्मा तुम्हें सौंपता हूँ। जहाँ तक इस आग वाले प्राणी कमांडर की बात है, इसे हम संभाल लेंगे। यह सुनकर बाकी दैत्य जानवरों ने कोई हिचक नहीं दिखाई और सीधे आग वाले जानवरों के समूह पर हमला बोल दिया। पल भर में एक भयंकर लड़ाई छिड़ने वाली थी। आरब और उसके आसपास के 10 दैत्य जानवरों ने आग वाले प्राणी कमांडर गोगा को घूरा। गोगा ने गंभीरता से कहा, आरब, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि बस कुछ मामूली लोगों से तुम मुझे हरा सकते हो? हम्फ। एक ठंडी फुंकार के साथ उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजी और गोगा का रौबीला दबदबा पूरी तरह प्रकट हुआ। युद्ध समर्थ रैंक के शिखर का खौफनाक दबाव क्षेत्र में फैल गया, साथ ही आग वाले जानवरों की अनोखी आभा भी। इस सहयोग में आरब और 10 दैत्य जानवर सभी भयभीत थे। बेशक गोगा की ताकत वहां मौजूद सब लोगों से कहीं ज्यादा थी। आरब जानता था कि गोगा से निपटना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे अब उसका डटकर सामना करना ही था। वरिष्ठ लूना, उसे दबाना शुरू करो, आरब ने कहा। जी युवा मास्टर। पल भर में लूना ने दोनों चेतना जालों की ताकत दिखा दी। पानी और आग एक साथ निकले और सीधे गोगा पर जा पहुंचे। फिर से यह घटिया चेतना जाल। गोगा दहाड़ा। आरब ने मौका देखा और चिल्लाया, एक साथ हमला करो। 10 दैत्य जानवरों ने मौका नहीं छोड़ा और उन सब ने एक ही समय पर हमला कर दिया और अपने अनोखे कौशल का इस्तेमाल करके आग वाले प्राणी कमांडर गोगा को घेर लिया। एक साथ हमला कर रही दोहरे चेतना जाल और युद्ध समर्थ रैंक की 7वीं परत और उससे ऊपर के 10 दैत्य जानवरों के संयुक्त हमले के साथ इस हमले की ताकत पर कोई शक नहीं था। बस थोड़े ही समय में दोनों पक्ष एक तीव्र लड़ाई में उलझ गए। सच्ची ऊर्जा रिस रही थी और ऊर्जा का एक तूफान घूम रहा था। इतने शानदार दृश्य ने आरब को भी चौंका दिया। यह कहना पड़ेगा कि युद्ध समर्थ रैंक में किसी की साधना जितनी ऊंची होती, उसकी ताकत उतनी ही मजबूत होती। इस स्तर पर लड़ाई सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं थी, इसने एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया। अगर वे इसी तरह 3 से 5 घंटे और लड़ते रहे तो फूल दल शायद नष्ट हो जाए। गनीमत थी कि कुछ समय के लिए कोई समस्या नहीं होगी। आरब ने लड़ाई को करीब से देखा, हमेशा स्थिति का निरीक्षण करता रहा। यह आरब ने अपनी नसों पर जोर डालते हुए देखा। अविश्वसनीय रूप से 10 दैत्य जानवरों और दोहरे चेतना जालों के संयुक्त हमले के बावजूद वे फिर भी गोगा के सामने नुकसान में थे। यह अविश्वसनीय था, जिससे लोगों के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि यह सच है। आरब ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी आयामी पेंडेंट में मौजूद देव संहारक भाला अचानक चिल्लाया, हा आरब, जल्दी करो, मुझे इस्तेमाल करो। ये दैत्य जानवर और मछली जनजाति बेकार हैं। प्रतिबंधों और चेतना जालों के लिए उन पर भरोसा करने का क्या फायदा? वे सिर्फ सहायक चीजें हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से मत लो। मुझ बूढ़े को इस्तेमाल करो। जैसे ही मैं बाहर आऊंगा, मैं पक्का करूंगा कि उस कमीने को मारने में तुम्हारी मदद करूं। तब आरब को एहसास हुआ कि उसने आयामी पेंडेंट के साथ अपना संपर्क नहीं काटा था, जिससे अंदर का देव संहारक भाला सब कुछ होता देख सकता था। अब दूसरे पक्ष की बातें सुनकर आरब एक पल के लिए देव संहारक भाले की बात मानने को ललचाया। यह कहना जरूरी है कि अगर आरब ने देव संहारक भाले का इस्तेमाल किया होता, भले ही वह सीधे गोगा को न मार पाता, लेकिन उसे गंभीर रूप से घायल करना कोई समस्या नहीं होती। हालांकि ध्यान से सोचने के बाद आरब ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। किसी और चीज से नहीं, बल्कि आग वाले जानवरों की असाधारण संदेश भेजने की क्षमता के कारण। अगर उसने आग वाले जानवर के सामने देव संहारक भाले का इस्तेमाल किया
तो यह खबर तुरंत दूसरे आग वाले जानवरों के दिमाग तक पहुंच जाती। जहां तक स्टार फायर की बात थी, उसे अब भी लगता था कि ये आग वाले जानवर शांत हो सकते हैं, लेकिन अगर यह देव संहारक भाला होता तो शायद ये आग वाले जानवर इसके बारे में पता चलने पर पागल हो जाते और इसे हथिया लेते। देव संहारक भाले का अस्तित्व सचमुच हैरान कर देने वाला है। तुम्हें क्या लगता है आरब, क्या तुम मेरे सुझाव पर विचार करोगे? हाँ, मुझे तुम्हें बता दूं, मेरी बात मानना निश्चित रूप से सही चुनाव है, देव संहारक भाले ने उत्साह से कहा। क्या तुम सचमुच बाहरी दुनिया देखना चाहते हो? आरब ने पूछा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, देव संहारक भाले ने कहा। आरब ने आलस भरे अंदाज में अंगड़ाई ली। मेरी मदद करना? कोई जरूरत नहीं। नहीं आरब, मैं थोड़ी ताजी हवा लेना चाहता हूँ, मैं सचमुच थोड़ी ताजी हवा लेना चाहता हूँ। देव संहारक भाले ने तुरंत अपना लहजा बदल दिया। बहुत देर हो गई, आरब ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहने के बाद आरब ने सीधे देव संहारक भाले से संपर्क काट दिया। ऐसा नहीं है कि वह देव संहारक भाले से सब कुछ खत्म नहीं करना चाहता था, बल्कि वह ऐसा नहीं कर सकता था। यह सोचकर आरब ने ध्यान से गोगा को देखा और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। अभी तक वे 10 दैत्य जानवरों और दोहरे चेतना जाल के दमन के बावजूद नुकसान में थे। अगर लड़ाई जारी रही तो फूल दल के लिए स्थिति लगभग पूरी तरह प्रतिकूल हो जाएगी। कहा जा सकता था कि एक बार जब दोहरे चेतना जाल का असर खत्म हो जाता तो उनकी हार तय थी। मुझे स्थिति बदलने का कोई रास्ता निकालना होगा। आरब ने एक गहरी सांस ली। खुशकिस्मती से मैं तैयारी के साथ आया था, किसी न किसी तरह। मुझे नहीं पता कि इतने सारे आत्मिक ताबीज पर्याप्त होंगे या नहीं, और यह लगभग मेरी वापसी के रास्ते की सारी जमा पूंजी है। उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य लौटने के रास्ते में वह खाली नहीं बैठा। कम से कम उसने बहुत सारे आत्मिक ताबीज बनाए। पहला, क्योंकि उसके पास पर्याप्त सामग्री थी, और दूसरा, शुद्धिकरण का अभ्यास करने और आत्मिक ताबीज बनाने में अपना अनुभव बढ़ाने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आत्मिक ताबीज युद्ध कला दूसरी साधना विधियों से अलग है। आत्मिक ताबीज युद्ध कला में इस साधना विधि में छोटी और अंततः पूर्ण सिद्धि पाने के लिए आत्मिक ताबीज को शुद्ध करना जरूरी होता है। इसलिए आरब जब भी मौका पाता आत्मिक ताबीज बनाता। पर्याप्त शुद्धिकरण अनुभव के बिना, भले ही उसके पास प्रचंड अग्नि आत्मिक ब्रश हो, उन प्रतिबंधित ताबीजों को बनाना फिर भी बेकार होता, क्योंकि उसका कौशल स्तर पर्याप्त ऊंचा नहीं था। अपनी वापसी पर उसने कुल 8000 ताबीज बनाए। 8000? आरब फुसफुसाया। मुझे नहीं पता कि ये 8000 आत्मिक ताबीज पर्याप्त होंगे या नहीं। गोगा को मारना असंभव है, लेकिन उसे चोट पहुंचाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 8000 आत्मिक ताबीज बिना मतलब के नहीं बनाए गए थे, क्योंकि आत्मिक ताबीज बनाने का उसका अनुभव और भी समृद्ध होता जा रहा है। वह अब 1 महीने में 8000 ताबीज बना सकता है। गति और गुणवत्ता दोनों में बहुत सुधार हुआ है। वह अब कुछ अति उच्च स्तरीय ताबीज भी बना सकता है। आरब को तो यह भी विश्वास था कि वह जल्द ही प्रतिबंधित ताबीज बनाने की कोशिश कर सकता है। यह सोचकर आरब की नजर फिर से गोगा पर पड़ी और उसने चुपके से सोचा, मेरे पास इन 8000 ताबीजों के साथ केवल एक ही मौका है। गोगा इतना चालाक है कि वह मेरे प्रति अपना बचाव कम नहीं होने देगा। मुझे उसे चकमा देने के लिए वरिष्ठ लूना के साथ सहयोग करना होगा। वरिष्ठ लूना, अभी के लिए चेतना जाल का नियंत्रण दूसरे मछली मानवों पर छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। आरब ने अपनी आवाज प्रेषित की। युवा मास्टर, आपको क्या चाहिए? लूना ने पूछा। गोगा के साथ हस्तक्षेप करने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल करने में तुम्हें कितना भरोसा है? आरब ने पूछा। आरब की बात सुनकर लूना बिना ज्यादा विश्वास के एक पल के लिए रुकी। लगभग एक पल बाद उसने कहा, युवा मास्टर, मेरी आत्मा की सीमा केवल युद्ध सम्राट रैंक के पहले स्तर तक पहुंच सकती है, जबकि गोगा युद्ध समर्थ रैंक के शिखर पर है। हमारे बीच बस थोड़ा सा ही अंतर है। मुझे डर है कि मैं उसके साथ उतनी आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकती जितना दूसरों के साथ करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा बस एक सांस भर का समय। लेकिन बस एक सांस के समय में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वरिष्ठ लूना, तुम जो एक सांस का समय बनाती हो, उसकी कीमत को कम मत आंको। मेरे लिए एक सांस काफी है। आरब ने मुस्कुराकर कहा, बस मेरे आदेशों का पालन करो। लूना यह जानकर उत्साहित थी कि उसकी आत्मा का हस्तक्षेप केवल एक सांस में इतना बड़ा मूल्य पैदा कर सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आरब ने फिर आग वाले जानवरों से लड़ रहे 10 दैत्य जानवरों को एक एक करके अपनी योजना समझाई। आरब की योजना सुनकर 10 दैत्य जानवर अवाक रह गए। याद रखो, बस मेरे आदेशों का पालन करना। आरब ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत स्टार फायर का इस्तेमाल किया। जैसे ही स्टार फायर का इस्तेमाल हुआ, आरब पूरी ताकत से गोगा की ओर बढ़ा। दुर्भाग्य से, हालांकि उसकी स्टार फायर शक्तिशाली थी, उसके और गोगा के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था। युद्ध समर्थ रैंक से आधा कदम दूर का एक योद्धा युद्ध सम्राट रैंक से दूर नहीं एक आग वाले जानवर के खिलाफ, यह बहुत बड़ा अंतर था। इसलिए आरब की स्टार फायर का गोगा पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि गोगा की आकार बदलने वाली तरल आग ने सीधे आरब की स्टार फायर को खदेड़ दिया और फिर एक खूंखार नजर से आरब पर ध्यान केंद्रित किया। आरब, तुमने अभी तक इस कमांडर पर हमला नहीं किया है।
मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। तुम्हारी हरकतों ने इस कमांडर को तुम्हारी याद दिला दी है। हम्फ, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। एक पल के लिए गोगा दहाड़ा और आकार बदलने वाली तरल आग की परतों के साथ चक्कर लगाया और सीधे आरब पर टूट पड़ा। यह देखकर आरब ने कोई डर या घबराहट नहीं दिखाई, उल्टे वह बहुत उत्साहित था। जब उसने अभी स्टार फायर इस्तेमाल किया था तो वह यही चाहता था। यह बहुत अच्छा है कि गोगा उसे मारने आया। वरिष्ठ लूना, मौका पकड़ो, आरब ने चिल्लाकर कहा। लूना और आरब का सहयोग पहले से ही पूरी तरह तालमेल में था। उसने तुरंत अपनी आत्मा शक्तियों का इस्तेमाल किया और पल भर में वह एक सुई की तरह गोगा की आत्मा में घुस गई, जोर से चुभोते हुए। अगले ही पल गोगा कांप उठा। यह एक सांस का समय आरब के जीवन और मौत का फैसला करने वाला पल था। 8000 ताबीज। आरब ने हाथ हिलाया और 8000 ताबीजें बना दी, फिर उन्हें हवा में लटका दिया। आरब ने तुरंत उन 8000 ताबीजों को सक्रिय कर दिया। फूट पड़ो। धमाका। भयानक गड़गड़ाहट की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। हैरान कर देने वाली शक्ति जैसे फ्यूज थी, एक के बाद एक परत, एक के बाद एक कड़ी, सब आपस में जुड़ गए। जैसा लूना ने कहा था, यह आत्मा नियंत्रण ज्यादा से ज्यादा एक सांस तक ही गोगा के साथ हस्तक्षेप कर सकता था। यह एक सांस की सीमा थी। थोड़ी देर बाद गोगा को फिर होश आ गया। जैसे ही वह जागा, वह विस्फोट की शक्ति के केंद्र में घिर गया। अच्छा नहीं, गोगा डर के मारे चिल्लाया। गोगा ने मौत जैसी भयानक शक्ति महसूस की जो 10 दानवीय जानवरों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। नहीं, सही कहें तो 10 दानवीय जानवर उसकी जान ले सकते थे, लेकिन एक सांस के अंदर नहीं ले सकते थे। यह जरूर आरब ही होगा, सिर्फ आरब ही हो सकता है। सोचने का समय नहीं मिला और विस्फोट गोगा पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस पड़ा। दर्द, यातना। गोगा को लगा जैसे उसका पूरा शरीर जिंदा जलाया जा रहा हो। उसका शरीर चोटों से भर गया, कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा। विस्फोट लगभग 100 सांसों तक चला, फिर आखिरकार रुक गया। जब धुआं छंटा तो सब साफ दिखाई दिया। गोगा की ऊर्जा अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसका शरीर चोटों से ढका हुआ था। फिर भी उसकी आंखों में आरब के प्रति नफरत साफ दिख रही थी। आरब, मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। गुस्से में पागल होकर गोगा ने अचानक आरब की तरफ झपटने की कोशिश की। अगर तुम युवा मास्टर को चोट पहुंचाना चाहते हो तो पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। 10 दानवीय जानवरों ने तुरंत आगे बढ़कर गोगा का रास्ता रोका। मेरे रास्ते से हट जाओ। गोगा पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने शेपशिफ्टिंग लिक्विड फायर को नियंत्रित करके 10 दानवीय जानवरों से लड़ाई शुरू कर दी। आरब भी इस लड़ाई को देखकर कुछ हद तक स्तब्ध था। युद्ध समर्थ रैंक के शिखर का अग्नि तत्व जानवर इतना ताकतवर था। 8000 ताबीजों से घायल होने के बाद भी 10 बड़े दानवीय जानवरों से लड़ते हुए वह बमुश्किल ही कमजोर हुआ था। सिर्फ दोनों चेतना जालों की मदद से ही वह थोड़ा नुकसान में आया था। अगर दोहरा चेतना जाल न होता तो भले ही वह बुरी तरह घायल होता, 10 दानवीय जानवर उसका मुकाबला नहीं कर पाते। गोगा सचमुच बहुत शक्तिशाली है। 8000 ताबीजें भी पर्याप्त नहीं पड़ी। आरब बुदबुदाया, लेकिन अब जितना ज्यादा वह लड़ेगा उतना ही कमजोर होता जाएगा, जो मेरे लिए बुरा नहीं है। बस समस्या यह है कि दोहरा चेतना जाल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसलिए मुझे अब भी जल्दी कोई हल ढूंढना होगा। यह सोचकर आरब ने मुट्ठियां भींच लीं। मैंने रास्ते भर बहुत से तुरुप के इक्के तैयार किए थे, उम्मीद नहीं थी कि सब इस्तेमाल करने पड़ेंगे। 8000 ताबीजें तो इस्तेमाल हो गईं। अब इस चाल का समय है। हालांकि यह 8000 ताबीजों जितनी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी इस समय मेरी सबसे मजबूत चाल है। 10 दानवीय जानवरों की मदद से यह असरदार होनी चाहिए। जैसे ही विचार पक्का हुआ, आरब ने चल रही भीषण लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे कोई बड़ी शक्ति इकट्ठा कर रहा हो। आरब के चारों ओर गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति चमकने लगी। जैसे जैसे यह शक्ति बढ़ती गई, वह और मजबूत होती गई। आरब के सिर के ऊपर काले बादल छा गए और गड़गड़ाहट व बिजली बनने लगी। गोगा पागल दिख रहा था, लेकिन असल में वह बहुत सूक्ष्मदर्शी था। उसे अपनी खराब स्थिति का एहसास था। सबसे मुश्किल चीज 10 दानवीय जानवर नहीं, बल्कि आरब था। आरब उसकी नजर में 10 दानवीय जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक था। वह आरब पर कड़ी नजर रखे हुए था। जब उसने आरब में बदलाव देखा तो उसकी नसें तन गईं। क्या हो रहा है? सिर्फ गोगा ही नहीं, दानवीय जानवर भी उलझन में थे। उन्होंने आरब की यह चाल पहले कभी नहीं देखी थी। इसी पल आरब ने अचानक आंखें खोल दी। गोगा, अब यह खत्म हो गया, आरब ने गहरी आवाज में कहा। गोगा दहाड़ा, आरब, तुमने क्या किया है? आरब ने हाथ बढ़ाया, तर्जनी उंगली सीधे गोगा की ओर की और आवाज तेज करते हुए बोला, 24 वज्र विनाश। जैसे ही ये शब्द निकले, लगातार गड़गड़ाहट की आवाज आई। अचानक आसमान से बिजली गिरी। एक नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और यह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बिजली पिछली से ज्यादा मोटी और मजबूत थी। 24 बिजलियां एक कतार में गिरी। जब सारी बिजलियां गिर गईं तो पूरा आसमान शांत हो गया, जैसे विनाश शब्द साकार हो रहा हो। इस पल गोगा वहां खड़ा था, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके शरीर में कोई जान बाकी नहीं थी। आरब का चेहरा अब भी शांत था। यह उसकी सबसे नई खोजी गई तकनीक थी। आकाशीय बिजली को शुद्ध करने और थंडरबोल्ट स्ट्राइक की महान सफलता के बाद उसने इस तकनीक को समझा था।
24 वज्र विनाश नाम से ही पता चलता है कि यह 5 गड़गड़ाहट वाली न्याय संगत विधि से 19 गुना ज्यादा बिजली की शक्तियों वाला हमला था। आरब का चेहरा अब पीला पड़ चुका था। उसने आकाशीय बिजली तालाब से इतनी शक्ति सोख ली थी कि वह लगभग खाली हो गया था। आरब, गोगा ने मुश्किल से कहा। आरब ने गहरी सांस ली। गोगा सचमुच बहुत ताकतवर था। लगातार 2 शक्तिशाली चालें, 8000 ताबीजें और 24 वज्र विनाश चलाने के बाद, दोहरे चेतना जाल और 10 दानवीय जानवरों के हमलों के बावजूद भी उसे पूरी तरह नहीं मार पाया था। गोगा की नफरत और गुस्से को देखकर आरब समझ गया था, लेकिन वह दुश्मन पर दया नहीं करता। इसे मार डालो, आरब ने आदेश दे दिया। इस समय गोगा अभी मरा नहीं था, लेकिन उसकी 90% ताकत खत्म हो चुकी थी। 10 दानवीय जानवर श्रेय पाने के लिए उत्सुक थे और एक के बाद एक हमला करने लगे। खून बिखर गया। गोगा 10 दानवीय जानवरों की घेराबंदी में कुछ नहीं कर पाया। उसका शरीर टूट गया, चकनाचूर हो गया और आखिरकार हवा में विलीन हो गया। गोगा की मौत देखकर आरब ने आखिरकार राहत की लंबी सांस छोड़ी। चारों तरफ नजर दौड़ाई तो बाकी अग्नि तत्व जानवरों और उसके दानवीय जानवरों की लड़ाई भी चरम पर थी। उसके दानवीय जानवर थोड़े आगे थे, लेकिन जीत में अभी समय लगता। लेकिन अब गोगा मर चुका था, इसलिए बचे हुए अग्नि तत्व जानवर चाहे जितना भी जोर लगाए, वे सिर्फ जिद्दी विरोध कर रहे थे। अब बस मामले को निपटाने की जरूरत थी। आरब ने उन्हें पूरी ताकत से जुटने का आदेश दिया। लगभग 3 घंटे बाद सभी अग्नि तत्व जानवर पूरी तरह सत्यानाश हो गए और आरब द्वारा खत्म कर दिए गए। आरब ने किसी को भी बख्शा नहीं, सबको मार डाला। इस जीत के बाद पूरा फूल दल खुशी से झूम उठा। सब लोग उत्साह और खुशी के माहौल में डूब गए। वे जीत गए थे और पूरी तरह जीत गए थे। आरब भी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था, क्योंकि यह जीत बहुत मुश्किल से हासिल हुई थी। इसका मतलब था कि उन्होंने अग्नि तत्व जानवर कबीले को हरा दिया था। युवा मास्टर, अब जब अग्नि तत्व जानवरों का सफाया हो गया है, तो आगे क्या करें? लूना ने पूछा। आरब ने हाथ पीठ के पीछे बांधते हुए कहा, हमें उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में बचे हुए अग्नि तत्व जानवरों का शिकार करना होगा और उन्हें पूरी तरह खत्म करना होगा। एक भी नहीं बचना चाहिए। इन सबको निपटाने के बाद सेफान से हिसाब चुकता करने का समय आएगा। सेफान गोगा और अग्नि तत्व जानवरों के साथ नहीं गया था। असल में गोगा ने कभी सेफान पर भरोसा नहीं किया था और न ही उसे गंभीरता से लिया था। लेकिन सेफान को इस बात का पता नहीं था। वह अब भी तूफानी बिजली दल में अग्नि तत्व जानवरों की अच्छी खबर का इंतजार कर रहा था। तरुण, सेफान ने चिल्लाकर पुकारा। कुछ शिष्य दरवाजे से अंदर आए, जिनके आगे आगे तूफानी बिजली दल का पूर्व जूनियर सेक्ट मास्टर तरुण था। पिछली घटना के बाद तरुण से जूनियर सेक्ट मास्टर की उपाधि छीन ली गई थी, लेकिन सेफान के पास कोई और सक्षम व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह तरुण पर निर्भर था। तरुण बड़े हॉल में खड़ा था और बेपसी से सेफान को देख रहा था। उसके दिल में नाराजगी भरी हुई थी। हालांकि वह कभी कभी छोटी सोच वाला था, लेकिन जरूरी मामलों में वह हमेशा निर्णायक रहता था। इंसानी जाति से गद्दारी करके दानवीय जानवरों का साथ देना उसके लिए बिल्कुल अस्वीकार्य था। सेक्ट लीडर, तरुण ने आदर से कहा। सेफान ने तरुण और दूसरे शिष्यों को देखा और धीरे से बोला, क्या अग्नि तत्व जानवरों के स्वामी लौट आए हैं? क्या आरब मर गया? कोई खबर है? सेक्ट लीडर, अभी तक कोई खबर नहीं आई, तरुण ने आह भरते हुए कहा। सेफान ने गर्दन घुमाई और निराश स्वर में बोला, इस समय आरब शायद पहले ही मर चुका होगा, बस खबर अभी तक नहीं पहुंची है। हम्फ, आरब, अग्नि तत्व जानवरों का विरोध करने की हिम्मत की, मौत ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा नतीजा है। यह सुनकर तरुण मुश्किल से अपना गुस्सा रोक पाया। उसने मुंह खोला और कहा, सेक्ट लीडर, भले ही आरब आपसे मतभेद रखता हो, फिर भी वह हम में से एक है, इंसानी जाति का। इसके उलट वे अग्नि तत्व जानवर हमारी इंसानी जमीनों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और हमारी जाति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इतनी बेसब्री से आरब की मौत की कामना कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हें मेरे विचारों से समस्या है? सेफान ने तीखी डांट लगाई। जैसे ही सेफान गुस्सा हुआ, बाकी शिष्यों ने तुरंत उसकी चापलूसी शुरू कर दी। वे तरुण की स्थिति पर ईर्ष्या से देख रहे थे। अब तरुण ने सेफान का खंडन किया तो उन्हें मौका मिल गया। यह सही है तरुण, सेक्ट लीडर ने तुम्हें पाला पोसा, तुम उससे बहस नहीं कर सकते। आरब ने हमारे सेक्ट लीडर को नाराज किया है, इसलिए वह मरने के लायक है। और तुमसे किसने कहा कि अग्नि तत्व जानवर इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे? वे तो सिर्फ आरब को निशाना बना रहे हैं। आरब 1000 बार मरने के लायक है, जिसने अग्नि तत्व जानवरों और हमारे तूफानी बिजली दल को उकसाने की हिम्मत की। मौत ही उसका एकमात्र रास्ता है। तरुण ने गुस्से से दांत पीसे, तुम सब, लेकिन अंत में वह कुछ नहीं बोल सका। सेफान ने ठंडे स्वर में कहा, तरुण, क्या तुम्हें मेरे फैसले से समस्या है? हम्फ, लगता है मैं तुम्हारे प्रति बहुत नरम रहा हूँ। तुम्हारे मामले को फिलहाल एक तरफ रखते हैं। जब मैं आरब का सिर देख लूंगा, तब तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। मेरा सिर लेने की बात, सेफान, मुझे डर है कि तुम अपनी जिंदगी में कभी वह नहीं देख पाओगे। अचानक एक शक्तिशाली आभा उतरी। साफ आवाज के साथ आवाज का मालिक और कोई नहीं बल्कि आरब था। इस पल सिर्फ आरब ही नहीं, बल्कि बहुत से दानवीय जानवर और फूल दल के लोग भी थे। बेशक कनिका भी मुख्य रूप से मौजूद थी। तुम, आरब, सेफान अचानक सदमे में आ गया।
उसका पूरा शरीर कांपने लगा और वह खुद को पीछे हटने से रोक नहीं पाया। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अग्नि तत्व जानवर सुरक्षित लौटते और आरब का सिर वापस लाते? यह कैसे हो रहा था? स्टेफान बहुत डर गया था। इसकी वजह यह थी कि आरब की टोली बेहद डरावनी थी। युद्ध समर्थ रैंक की ताकत वाले दानवीय जानवरों का एक पूरा समूह, साथ में फूल दल के उच्च स्तरीय सदस्य। अग्नि तत्व जानवरों की मदद के बिना स्टेफान उनका मुकाबला कैसे कर सकता था? उसके नियंत्रण में ज्यादा युद्ध समर्थ रैंक के बुजुर्ग नहीं थे। उनमें से ज्यादातर बुजुर्गों ने उस समय अग्नि तत्व जानवरों के दबाव में झुकने की बजाय मरना पसंद किया था। आखिरकार वे अग्नि तत्व जानवरों द्वारा मार दिए गए और स्टेफान ने उनका मजाक भी उड़ाया था कि वे स्थिति नहीं समझते। जहां तक बचे हुए बुजुर्गों की बात है, इस दृश्य को देखने के बाद अब उनकी हिम्मत कौन करता जो आगे बढ़कर स्टेफान की मदद करता? कितना अजीब है। तुम सोच रहे होगे कि मैं अग्नि तत्व जानवरों द्वारा क्यों नहीं मारा गया? आरब ने ठंडे स्वर में कहा। दुर्भाग्य से स्टेफान, मैं अग्नि तत्व जानवरों द्वारा नहीं मारा गया और अग्नि तत्व जानवर कबीला लगभग मेरे द्वारा खत्म कर दिया गया है। ये दानवीय जानवर जो वह अपने साथ लाया था, उनका बस एक हिस्सा थे। बाकी दानवीय जानवर उसके आदेशों का पालन करते हुए मुबासा के साथ विभिन्न जगहों पर बचे हुए अग्नि तत्व जानवरों को खोजने और साफ करने गए थे। उत्तरी पहाड़ी साम्राज्य में व्यवस्था बहाल करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन अब यह कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। स्टेफान ने ये बातें सुनी, लेकिन उसके पास खंडन करने की ताकत नहीं थी। आरब, क्या तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो? स्टेफान ने दांत पीस लिए। तुम्हें क्या लगता है? आरब ने फैसले वाले अंदाज में जवाब दिया। स्टेफान का शरीर डर से कांप उठा। उसने मुट्ठियां भींच ली और कहा, आरब, मैं हमेशा से एक बात को लेकर उत्सुक रहा हूँ। तुम्हें शुरू से ही अग्नि तत्व जानवरों के साथ मेरे संबंधों के बारे में कैसे पता चल गया? इसकी वजह क्या है? हाजन की वजह से, आरब ने गंभीरता से कहा। स्टेफान, अगर वरिष्ठ हाजन न होते तो शायद मुझे भी तुम्हारी अग्नि तत्व जानवरों से सांठगांठ के बारे में पता नहीं चलता। यह तो छोड़ो कि तुमने पहले ही इंसानी जाति से गद्दारी कर ली है। भले ही वह मर चुका है, उसने सच्चाई का खुलासा किया। हाजन, मुझे पता था कि यह उसी का किया धरा होगा। स्टेफान ने दांत पीस लिए। उस बूढ़े आदमी ने मरते दम तक भी उसे बेनकाब करना चाहा। स्टेफान, अब समय आ गया है कि तुम उस अन्याय का कर्ज चुकाओ जो तुमने सालों पहले वरिष्ठ हाजन के साथ किया था। आरब ने भावहीन होकर कहा। वरिष्ठ हाजन ने जो शब्द मुझे सौंपे थे, मैं आज तुमसे उनका हिसाब लूंगा। उसकी हत्या की मंशा साफ दिख रही थी। आज वह चाहता था कि स्वर्ग में हाजन की आत्मा सब कुछ साफ साफ देख सके। आरब हाजन का बदला लेने जा रहा था। आरब को शुरू में लगा था कि स्टेफान में थोड़ी रीढ़ होगी। आखिरकार वह एक सेक्ट लीडर था, लेकिन किसे पता था कि उसने स्टेफान को जरूरत से ज्यादा आका लिया। जब स्टेफान को एहसास हुआ कि उसकी मौत तय है, तो उसने अचानक घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगने लगा। आरब, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं बस एक पल के लिए बुराई के वश में आ गया था। असल में मेरा दिल बुरा नहीं है। यह अग्नि तत्व जानवर ही थे जिन्होंने मुझे धमकाया और मेरे शरीर में अग्नि आत्मा कीड़े डाल दिए। नहीं तो मैं, स्टेफान, गद्दारी कैसे कर सकता था? यह सुनकर सबकी राय कुछ हद तक डगमगा गई। स्टेफान की दलील के साथ दया भरी सिसकियां थीं, जो सुनने वाले को भावुक कर देने वाली थीं। कनिका खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आरब, मैंने इन अग्नि आत्मा कीड़ों के बारे में सुना है और ये सचमुच लोगों के दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। तुम इस मामले के बारे में क्या सोचते हो? कहना पड़ेगा कि इतने सालों तक अपने वरिष्ठ भाई बहन के साथ रहने के बाद, भले ही उनके बीच गहरी भावनाएं न हों, फिर भी एक ही सेक्ट का बंधन तो था। कनिका, क्या तुम सचमुच उस पर विश्वास करती हो? आरब ने ठंडे स्वर में कहा। यह सच है कि अग्नि आत्मा कीड़ा किसी के दिमाग को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन केवल तब जब वह व्यक्ति गिरने को तैयार हो। स्टेफान ने स्वेच्छा से अग्नि तत्व जानवरों के सामने समर्पण किया, अपने साथ ही इंसानों को धोखा दिया और जघन्य अपराध किए। क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सब पूरी तरह अग्नि आत्मा कीड़ों ने किया? फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो प्लीज। आगे का एपिसोड कल आएगा।